तो गवर्नमेंट स्कीम्स की जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं यहाँ पे, तो मेजर रिसोर्स उसका क्या रहता है, हमारा पीआईबी। ठीक है, तो पीआईबी जो है गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पे मेजरली कोई भी ऐसी चीज़, बी इट कोई गवर्नमेंट स्कीम या कोई नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा होता है या अनाउंस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर या ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑल्सो, तो या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट जब भी ऑर्गेनाइज होता है उस टाइम पे जब गवर्नमेंट लॉन्च करती है कोई भी स्कीम, तो इसकी इंफॉर्मेशन पीआईबी पे आपको रेडिली अवेलेबल मिलती है। ठीक है, तो वो एज इट इज अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज जो है कई बार सिमिलर आप कहेंगे टर्म्स में कि सिंपल भी रहती है, बट कई बार लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। सो वी हैव डन दैट एफर्ट फॉर यू कि आप उसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ सकें, राइट। सो आपको कुछ कुछ चीज़ें या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना होता है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स इज कि पहली बात तो यही है कि कुछ ऐसी जब स्टेटमेंट्स होती है ना, उसको एज इट इज पीआईबी से कॉपी पेस्ट करके आपको क्वेश्चन के तौर पर दे दिया जाता है। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट वंस। ठीक है, सिर्फ गो थ्रू करना है, लाइट रीडिंग देनी है उसको लेकर कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि वो कह क्या रहा है, कि नॉलेज आपको पता लग जाए कि बेसिकली क्या है क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। देन अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स में हमें कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, लाइक मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है, बजट आउटले के ऊपर हल्का सा आप लाइट रीडिंग दे सकते हैं, जनरली ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाता है तो इसमें अगर आप अनटिल एंड अनलेस 1000% श्योर नहीं होते कि जो अमाउंट आपको वहां पे दी गई है वो सही है या नहीं, तो उसके ऊपर क्लिक मत करना, कोई भी, या तो उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करना। ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द स्टेटमेंट्स तो आप इजीली कुछ चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, स्कीम का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस आपका रखना जरूरी है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मेजर उसके आउटकम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या चीज़ के ऊपर फोकस हो रही है। तो इसी के बेसिस पे आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स जो है यहाँ पे कवर हो जाती हैं, राइट। सो इन द पार्ट 1 ऑफ लेक्चर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सेंट्रली सेक्टर्ड एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दोनों के बीच में फर्क क्या होता है, राइट। तो एक छोटा सा डायग्राम है, ये छोटी सी बिल्कुल बात है, आप ये समझ लीजिए। सेंट्रली सेक्टर स्कीम या सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसको हम बोलते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेक्टर बना दिया ऐसा जिसके थ्रू वो ऑपरेट करेगी थ्रू आउट होल ऑफ इंडिया, यानी कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है उसकी इंप्लीमेंटेशन भी वो खुद ही देखेगी। तो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम हमारे पास होती है। छोटा सा पॉइंट है बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, मुझे भी अपने प्रेप के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी, तभी मैं बता रही हूँ। सेकेंडली यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बेसिक आइडिया यही रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि पैसा मैं लगाऊंगी, ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट वहां पे इंप्लीमेंटेशन करती है। या कुछ केसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयरिंग बेसिस में यहाँ पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, बट सेंट्रली सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो पैसा लगाने से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। देन सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम में सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जब हम बात करते हैं तो वहां पे शेयरिंग बेसिस पे काम चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर भी दो तरह की स्कीम्स आती हैं जिसके ऊपर हम जनरली इतना फोकस नहीं करते, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूं, कोर स्कीम्स एंड कोर ऑफ कोर स्कीम्स। ठीक है, तो कोर स्कीम्स में है जिसकी फंडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर रही हैं, डिवाइड किया जाता है रेशो, एंड जनरली जो रेशो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से 60% आता है, 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे जो है अपना पैसा वहां पर लगाती है, फंडिंग देती है। ठीक है, बट ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके केसेस में जो रेशो है, या हिली एरियाज वाली स्टेट्स है जनरली, उनके रेशो में 90-10 का ये रेशो मेंटेन किया जाता है। नॉर्मल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इन दैट केस वो 60-40 का रेशो यहाँ पे लिया जाता है। अभी आगे स्लाइड्स में आपको यूजफुल रहेगा समझने में बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन कोर ऑफ कोर स्कीम्स हैं वो सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन के लिए होती हैं, जिसमें एक फंड शेयरिंग बेसिस पे एक फंड बना दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कैंपा फंड होता है, अगर आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे कैंपा फंड होता है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन के लिए। तो वहां पे ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी अगर कोई भी एरिया फॉरेस्ट जो है, नॉट फॉरेस्ट एरिया, बेसिकली कोई भी एरिया जहां पे डिफॉरेस्टेशन कंडक्ट कराती है किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, तो उसको एक कैंपा फंड बना दिया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, नेशनल लेवल पे भी है। तो उस फंड के थ्रू ही वो कंपनीज जो है वो कटिंग के लिए जो अमाउंट जो है पर ट्री के अकॉर्डिंगली वहां पर देती है। ठीक है, तो उसी से एफॉरेस्टेशन मेजर्स को सरकारें यहाँ पर चलाती हैं। तो सिमिलर तरीके से कोर ऑफ कोर स्कीम्स इसी तरीके से काम करती हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के शेयरिंग बेसिस पे एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है जिसको फर्दर जो है यूटिलाइजेशन में लेके आया जाता है। तो अब आपको आई एम श्योर पता लग गया होगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम क्या है, कोर स्कीम्स क्या है, एंड कोर ऑफ कोर स्कीम्स क्या है। ठीक है, पहली स्कीम की तरफ चलते हैं, पीएम ई ड्राइव।
राइट, बेसिक सी बात है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव यहाँ पे योजना बता दिया गया है ई ड्राइव स्कीम के बारे में। ई वर्ड से आपको पता लग रहा है या तो इलेक्ट्रॉनिक होगा या इलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। ड्राइव की बात की जा रही है यहाँ पे तो व्हीकल से रिलेटेड है, ईवी से रिलेटेड है, राइट। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, तो बेसिक सी बात है कि ईवीज को यहाँ पे प्रमोट करना है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो कई बार ना ऐसा होता है कि आपको पेपर में ये पूरा का पूरा चीज जो है वो नहीं बताई गई होती, ठीक है, क्योंकि आपको नाम से ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो पीएम ई ड्राइव जो है वो आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड होगी, तो अब आपको वो चीज़ से जो छोटे छोटे नोट्स हैं ना वो बना के रखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटा मैंने आपके लिए कर दिया ऑलरेडी कंटेंट, बट स्टिल आपको कुछ याद रखने के लिए कि स्कीम किसके साथ रिलेट करती है। मल्टीपल स्कीम्स किसी एक चीज़ के साथ भी रिलेट कर सकती है, एक कॉम्पोनेंट ऑफ द सोसाइटी के साथ भी जिसको गवर्नमेंट्स केटर करना चाहते हैं उसके साथ भी डील करती है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। हाईलाइट्स यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, ऑब्वियस सी बात है। ई ड्राइव से रिलेटेड हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मोबिलिटी को बढ़ाना है, कैसे, फिस्कल इंसेंटिव्स को जोड़कर, ठीक है, कि पैसे वाला इंसेंटिव यहाँ पर जोड़कर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में अडॉप्ट करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कोई इंसेंटिव उससे नहीं जोड़ा गया, उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया गया कि अगर आप यहाँ, वो स्टेट वाइज ही चल रहा ना भी कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाय करेंगे तो आपको इतना % सब्सिडी एंड ऑल दैट, है ना, वो स्टेट के बेसिस पे है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से चाहती है कि हम ये फिस्कल इंसेंटिव जो है जोड़ दें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, ताकि अब लोग जो है वो ईवीज की तरफ ज़्यादा ट्रांसफर हों, ठीक है। एंड ईवीज को की तरफ ट्रांसफर अगर होते हैं धीरे धीरे करके, उसके लिए सरकार को भी उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो यहां पर हम बेसिक बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली ड्रिवन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बसेस, ट्रक्स एंड एम्बुलेंसेस, इनके ऊपर ज्यादातर फोकस सरकार करना चाहती है यहाँ पे। एंड इसके लिए बजट आउटले भी दिया गया 2 साल के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसको मैनेज कर रही है। टारगेट्स यही है कि 25 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स हों रोड पे हमारे, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स की जो कंजम्पशन है वो कम होगी, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी अब फाइनली हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है, क्योंकि व्हीकलर एमिशन जो है एक मेजर चंक आता है उसका, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारा जो ये प्रोसेस है ऑफ रीचिंग एट द प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल्स, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का उस हिसाब से हम इम्पैक्ट कम कर सकते हैं एंड एट अ ग्लोबल लेवल इंडिया ने जो प्रोमिस किए हैं उसको भी पूरा किया जाए, ठीक है। एंड सेकेंड हमारा टारगेट ये है कि 3 लाख हमारे पास 3 व्हीलर्स हो और 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो ऑन रोड रहें। एंड इसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे आपको कि लोकलाइजेशन हो कंपोनेंट्स की, क्यों, क्योंकि अभी ईवीज जो है बहुत ज़्यादा महंगी है अगर आप देखें कंपैरिजन में। तो 10 लाख की जो आपकी गाड़ी आ जाती है नॉर्मली जो कि आप फॉसिल फ्यूल से चलती है, उसकी कंपैरिजन में सेम ही मॉडल अगर आप लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईवीज ऑल्सो, है ना, तो अराउंड आपको 25 लाख रुपए पड़ जाती है। तो इस गैप को कम करना ही पड़ेगा ताकि जो लोग हैं वो अब यहाँ ना जाकर यहाँ जाएं, ठीक है। तो अब इससे लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स जो है, क्योंकि लोकल लेवल पे कंपोनेंट्स बनना शुरू हो, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सके, इंस्टॉल कर सके हम पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को, तभी जाके लोगों का झुकाव, क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अवेलेबल इंडिया के अंदर, इन सब की प्रोडक्शन होगी, ये चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, तभी अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो लोकलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इंसेंटिव्स हैं वो जोड़ दिए जाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली हम अमाउंट देख रहे हैं ईवीज का जो हम देखने को मिलता है हमें कि बहुत ज़्यादा है, वो कम होता जाएगा, ठीक है। सो अब की एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन वर्ड यही है कि इलेक्ट्रिक कार्स जो है इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। कॉजिंग द कंसर्न्स इन ईवी कार मार्केट, कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी कि इस चीज़ को नोट करना, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बसेस एंड देन ट्रक्स एंड एम्बुलेंसेस की ही बात की जा रही है। यहाँ पे एक्सक्लूजन यही है कि कार जो है इलेक्ट्रिक कार्स इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के तौर पे प्रपोजल भी है कि चार्जिंग स्टेशन जो हैं हम 4 व्हीलर्स के लिए लगा देंगे, ताकि अब जो रेंज है उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को ना हो, ठीक है। ईवीज को लेकर गोल यही है कि 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन हो सके इंडियन मार्केट के अंदर ऑन रोड के ऊपर, ठीक है, या इंडियन रोड्स के ऊपर बाय 2030 एंड ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोका जा सके। फेयरली सिंपल सी बात है, कोई इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लग रहा है कि दिक्कत देने वाली बात या रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको नहीं दी गई होगी पेपर में, आपको यहाँ पे PMKSY ही दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली से प्लीज 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 याद रख लेना। लॉन्च किया गया था 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे। इरिगेशन है, कृषि है ना, कृषि वर्ड है तो फार्मर के साथ यहाँ पे जुड़ा होगा, एंड सिंचाई की बात की जा रही है तो इरिगेशन से यहाँ पे रिलेटेड होगा,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, फार्मर्स का हेल्प करना है इन इरिगेशन, ठीक है, ऑफ द क्रॉप्स। सिंपल क्या यहाँ पे जो है इंक्लूजन हो रही है कि कंपोनेंट यही है कि इरिगेशन कवरेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, वाटर का जो यूजेज है वो एफिशिएंटली हो सके इन एग्रीकल्चर। अब एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर सप्लाई इन एग्रीकल्चर तभी होगा ना जब हम माइक्रो इरिगेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, या जो क्रॉप्स है उनको डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से की कंपोनेंट में इसका आ जाता है हर खेत को पानी, कि हर एक खेत को पानी जो है एग्रीकल्चरल फील्ड को पानी दिया जा सके, वाटर सप्लाई दी जा सके। एंड इसी के साथ ही माइक्रो इरिगेशन को भी यहाँ पे, जिसमें मेनली ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया जा सके कि एफिशिएंटली वाटर को मैनेज है वो किया जा सके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एंड इसी का ही कंपोनेंट है हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी डील करता है कि जो ज्यादा क्रॉप्स पानी सोखती हैं उसको यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे हम कम कर सके, या अगर हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम नए तरीके के ऐसे सीड्स यूज करें जो पानी की कंजम्पशन जो है कम रखें एंड प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो है उतनी ही या उससे ज्यादा रखें, ठीक है। सो अब डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी फर्दर जो है क्या होगा, सॉइल की हेल्थ भी ठीक रहेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो पानी है उसका कंजम्पशन जो है वो भी लिमिटेड हो जाएगा, फार्मर को भी फायदा होगा, पैसा जो है अकॉर्डिंगली ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अब डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम जो है वो घट जाएगा। देन इरिगेशन स्कीम्स की हम बात करते हैं तो माइक्रो इरिगेशन की ही स्कीम जो है वो इसके साथ डील करती है। देन कमांड एरिया डेवलपमेंट जो है वो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अब बढ़ाने की बात कर रहे हैं इन द कमांड एरियाज। कमांड एरियाज कौन से एरियाज होते हैं जहां पे आप कह सकते हो कि मेजरली एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है, वो कमांड एरियाज हैं हमारे पास। विद रिस्पेक्ट टू दिस तो फंडिंग जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो फार्मर्स को हमने देनी है। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन से होंगे? छोटे फार्मर्स ही होंगे ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड दोज इन रेन फेड एरियाज, ठीक है। अब इंप्लीमेंटेशन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री आ गई हमारे पास, देन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स इसके थ्रू क्या होंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े, वाटर का जो हमारा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वाला मोटिव है वो पूरा हो सके एंड इनकम जो है वो फार्मर्स की ओवरऑल बढ़ा सके। तो इसी के रिलेटेड हमारे पास और भी ज्यादा इंटीग्रेशन हम स्कीम्स की कर देते हैं, एक अम्ब्रेला स्कीम रखते हैं, ठीक है, उसी के थ्रू हम फर्दर बहुत सारी स्कीम जो है इसके अंडर ले डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसकी इंटीग्रेशन की गई है। आप कह सकते हो कि एक ऐसी स्कीम जिसकी इंटीग्रेशन दूसरी स्कीम के साथ की गई है, वो अलाइन की गई है विद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल की बीमा किया जा रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से क्या आपकी सॉइल की एक्चुअली में इस टाइम पे सिचुएशन क्या है, सॉइल की हेल्थ क्या है, उसमें किस तरह का क्रॉप उगाया जा सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सभी को इवैल्यूएट करके आपकी बेसिस पे आपको हो सकता है कि नई नई चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। हेल्थ कार्ड के बेसिस पे आपको और ज्यादा यहाँ पे बेसिक लेवल पे फार्मर्स को एंगेज किया जा रहा है कि आपको और क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी चाहिए कि सॉइल हेल्थ भी मैटर करती है एंड मॉनिटर करना है एंड इवैल्यूएट करना है। रेगुलर असेसमेंट्स उसके लिए किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे एंड ऑन इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी किस तरीके से हम उसे एनहांस कर सके, बढ़ा सके। देन पीएम यशस्वी स्कीम, ठीक है। तो यशस्वी की बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें नहीं जनरली पता होगा ये क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, यशस्वी स्टूडेंट है ये, बहुत ज़्यादा अब अच्छे बहुत यशस्वी लोग हैं, हम मीम पढ़ते हैं सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो यशस्वी बनने के लिए स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा तब जब उसके पास एक्सेस होगा एजुकेशन का, एंड एजुकेशन जो उसका एक्सेस है वो एक्चुअली में एट पार विद द मार्केट लेवल है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन करती है या नहीं, उसके ऊपर भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला स्कीम बेसिकली उन लोगों के लिए होगी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रह के भी मे बी हो सकता है बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ओबीसीज भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राइबल एरियाज के लोग भी हो सकते हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ यहाँ पे जुड़कर नहीं रहना चाहते। तो सिमिलर तरीके से ये कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम है ताकि स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जा सके। कौन से स्टूडेंट्स? जो ओबीसीज हैं, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं कि जो एक तो हमारे पास नोटिफाइड ट्राइब्स है ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है उनका क्या किया जाए, है ना, उनका भी तो ध्यान यहाँ पे सरकार को रखना ही पड़ेगा। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स को भी यहाँ पे जो उनके बच्चे हैं उनको भी प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसका भी यहाँ पर सरकार ने ध्यान रखा है। इंश्योर करना है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ड्यूरिंग द क्रिटिकल ईयर्स। अभी क्रिटिकल ईयर्स कौन से होते हैं? बोलते हैं ना बेस बना के रखो अपना, तो 9th और 10th की यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। 2
बार बोलते हैं बेस अच्छा बनाना है, एक 9वीं क्लास में ताकि 10वीं इजीली निकल जाए, तो 11वीं क्लास में ताकि 12वीं इजीली निकल जाए। तो यह 9वीं 10वीं की बात कर रहा है कि बेस ईयर्स जो है आपके अच्छे हो। प्री मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक एंड इंटीग्रेशन जो है कि पहले भी हमारे पास ऐसी स्कीम होती थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अब उसको मर्ज कर दिया गया है, प्री एंड पोस्ट जो हमारे पास मैट्रिक स्कीम थी, इसका नया नाम आया है पीएम यशस्वी स्कीम, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पर था। अब अपलिफ्टिंग द डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स में बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स जो कि अटेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, इस चीज को स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। क्लास कौन सी है, 9वीं और 10वीं। फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। एक ये स्टार मार्क करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पे आप स्टार मार्क करेंगे। 9th एंड 10th की बात कर रहे हैं, एंड कौन से बच्चों को यहाँ पे ये चीज मिलेगी, एंड ये हम 2.5 लाख पर ईयर को भी स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। देन टूरिज्म मिनिस्ट्री स्वदेश दर्शन स्कीम, बिल्कुल सिंपल सी बात, स्वदेश इंडिया की बात हो रही है, दर्शन यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्कीम्स हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम जो है बेसिकली अब हमारे पास किसके साथ, ट्राइबल एरियाज के साथ डील कर रही है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज को लोग और जान सके, क्योंकि जनरली जो ट्राइबल एरियाज है ना, वहाँ पे आपको जाने के लिए परमिट लगता है, ठीक है। तो अब वो परमिट जो है वो भी बहुत लिमिटेड लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए अब सरकार चाहती है कि जो ट्राइबल्स हैं इंडिया के, वो उनका रहन सहन क्या है उसको यहाँ पर ज़्यादातर दिखाया जाए, ठीक है। तो 5 लाख जो है ट्रांसफॉर्म करने हैं ट्राइबल हाउसेस, 5 लाख रुपए पर ट्राइबल हाउसेस के बेसिस पे उन ट्राइबल हाउसेस को होम स्टेज में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्टेज जो है बहुत ज़्यादा एमिनेंट हो चुका है। लोग अपने घर जो है, या आप कह सकते हो स्पेसिफिकली ऐसे घर बनाते हैं जिसको होम स्टे में कन्वर्ट किया जा सके, या अपने घरों को ही होम स्टेज की तरह यहाँ पर रखते हैं। तो अब ट्राइबल लोग जो कि अगर उनका घर ही होम स्टे में हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो ट्राइबल्स वैसे ही कच्चा हाउसेज में रहते हैं, तो उनको सरकार क्या करना चाहती है, अपलिफ्ट करना चाहती है कि कच्चा हाउस से आपको पक्का हाउस में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और आपके जो कच्चा हाउसेज हैं उनको हम होम स्टेज की तरह यूज करेंगे। इससे आपको भी पैसा आएगा, आपको भी बेटर यहाँ पे कह सकते हो कि डेवलपमेंट के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके से बेटर रहने की जगह मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ठीक है, क्योंकि आप भी इंडिया का ही हिस्सा हो, चाहे आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़कर यहाँ पर नहीं रहना चाहते, बट आपकी अपलिफ्टमेंट हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी तरीके से कैबिनेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, हाउस होल्ड्स को, ट्राइबल हाउस होल्ड्स को टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर, जो अब हमारे पास टूरिज्म मिनिस्ट्री के तहत टूरिज्म स्वदेश दर्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टूरिस्ट पोटेंशियल ऑफ ट्राइबल एरियाज को एक्सप्लोर करना है। सरकार के पास भी पैसा आएगा, लोगों के पास भी पैसा आएगा, सीधी सी बात है, डेवलपमेंट होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग या लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेटर होगा, ठीक है। देन प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स टू ट्राइबल कम्युनिटीज, मैंने आपको बता दिया कि अब फोकस इंक्लूजन इसमें बेसिकली क्या है, बजट आउटले वाला पॉइंट जो है वो बेसिक यही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के साथ इसको मिला दिया गया है, ठीक है। इसका ही पार्ट है ये कि 25 प्लान्ड इंटरवेंशन हो गए सरकार की तरफ से 63,000 ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस में, कि ट्राइबल जहां पे मेजोरिटी में रहते हैं उन विलेजेस के अंदर इसको पहले एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जाएगा, जिसकी परमिशन अभी मिली है। बजट आउटले आपको बता दिया गया है, शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जितना है वो बता दिया गया है। तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है। तो फोकस क्या है यहाँ पे कि 2 लाख पक्का हाउसेस ट्राइबल फैमिलीज के लिए, एंड कंजर्व करना है फॉरेस्ट को भी, एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी, फॉर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एंड दैट इज पट्टा होल्डर्स। पट्टा होल्डर्स जो हैं, जिनको पता होगा, बेसिकली लैंड होता है जिनके पास, तो उनके पास पट्टा भी होता है उसका, ठीक है। तो तहसील में जाके अगर आप बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उनको वो हाउसेज जो है ट्राइबल एरियाज में अलॉट कर दिए जाएंगे, एंड दैट विल बी पक्का हाउसेज। देन अब एग्रीकल्चर एडिशनल गोल्स क्या क्या रहेंगे इसके, कि हमारे पास जो तहत फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत ट्राइबल ग्रुप्स को अब क्या है, घर दिया जाएगा, ठीक है। देन उनकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेटर की जाएगी, रोड्स की कनेक्टिविटी उनको दी जाएगी, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बेटर कनेक्टिविटी आपको दी जा रही है, वाटर का एक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस दिया जा रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी दी जा रही है 5000 विलेजेस को। अब वो कोलैबोरेशन में किसके साथ है, भारत नेट के साथ। एलपीजी कनेक्शंस दिए जा रहे हैं ट्राइबल फैमिलीज को। देन मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसमें से अभी 100 प्लान किए गए हैं। टूरिज्म फोकस यही है कि 1000 ट्राइबल होम स्टेज जो है वो अब 5 से 10 होम स्टेज जो है पर सिलेक्टेड विलेजेस वो बनाए जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, लाइवलीहुड्स ट्राइबल कम्युनिटीज का बेटर हो,
अब कल्चरल प्रिजर्वेशन हो सके टूरिज्म के थ्रू, एंड फॉरेस्ट राइट्स एंड प्रोवाइड्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नजर नहीं आता। देन अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा से हम बेसिकली एक छोटी सी बात लगाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा को पढ़िए। अन्नपूर्णा यानी कि यहाँ पे अन्नपूर्णा जनरली हम खाने से रिलेट करते हैं, है ना। तो अन्नपूर्णा स्कीम फॉर दैट इज प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द एल्डरली, ठीक है, कि खाना उन एल्डरली लोगों के पास जिनको पेंशन भी यानी कि बुढ़ापा पेंशन भी नहीं मिल रही है, ठीक है, वो उससे किसी ना किसी रीजन की वजह से अगर वंचित रह जाते हैं, तो उनकी जो फूड सिक्योरिटी की गारंटी यहाँ पे अन्नपूर्णा स्कीम के तहत सरकार ले रही है, ठीक है। अब 2001 के आसपास इसको लॉन्च किया गया। 2001 में मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट, एंड क्या प्रोग्राम था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 के तहत इसे लॉन्च किया गया। अब बेसिकली जो हमारे पास जो पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली ऑलरेडी आपको 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एलिजिबल रहते हैं फॉर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं, है ना, उनसे वंचित रह जाते हैं, जैसे मैंने कि बोला था, उनके लिए ये अन्नपूर्णा स्कीम एग्जिस्ट करती है। गोल यही है कि फूड सिक्योरिटी हो, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे खाना मिल सके फॉर एल्डरली पीपल एज्ड अबव 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा, जिनके पास यहाँ पे रेगुलर इनकम नहीं है एंड उनको पेंशन भी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, ठीक है। की फीचर्स यही है कि सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स है। देन ग्राम पंचायत जो है ये एंटाइटलमेंट कार्ड्स इशू करेगी टू द बेनिफिशरीज, यानी कि यहाँ पे सिंस ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, शेयरिंग बेसिस पे काम हो रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन उन लोगों की ग्राम पंचायत करेगी, यानी कि जो जिनको ये पेंशन नहीं मिल रही है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है, उन लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत करेगी, उनको वो बेनिफिशरी कार्ड दिया जाएगा, जिसके बाद वो अन्नपूर्णा स्कीम के तहत फूड ग्रेन्स अवेल कर पाएंगे, ठीक है। एंड ग्राम सभा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड ग्रेन्स जो है वो सप्लाई किए जाएंगे बिलो पॉवर्टी रेट्स पे थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन एलिजिबिलिटी 65 ईयर्स और ओल्डर हमने पढ़ लिया। एक्सट्रीम पॉवर्टी विद नो रेगुलर इनकम, देन अब किसी भी तरह की पेंशन स्कीम या स्टेट या नेशनल पेंशन स्कीम का वो हिस्सा नहीं होने चाहिए या एलिजिबिलिटी उनकी नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट डिपार्टमेंट्स में फूड एंड सिविल सप्लाईज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जिसको हम जिला पंचायत भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आप कह सकते हो कि एक तो हमारे पास टाउन्स वाली सिचुएशन आ जाती है, एक सिटी एक हमारे पास विलेज लेवल वाली सिचुएशन आ जाती है, दोनों को यहाँ पे तभी उसी के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स / जिला पंचायत मैनेज करेंगे स्कीम को। फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं FCI के थ्रू सब्सिडाइज रेट पे। सिग्निफिकेंस यही है कि टारगेट अचीव यही करना है कि 20% वो लोग जो कि अब पेंशन स्कीम में नहीं फॉल करते हैं उनको यहाँ पर फूड सिक्योरिटी दी जा सके, उनकी जो पेट तो सबको भरना है ना, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस को यहाँ पे जो वो जो खाने के लाले हैं ना वो नहीं पड़ने चाहिए। सिमिलर सी बात, सिंपल सी बात। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो जब हम खनिज पदार्थों की बात करते हैं ना, सिंस हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हो गए वो ज़्यादा बेटर है, खनिज पदार्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे किसके साथ रिलेशन होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हमारे जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है, ठीक है। खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं माइनिंग की वजह से, ठीक है। तो कई बार जो माइंस हैं वो कोलैप्स भी हो जाती हैं, तो वर्कर्स की जान भी चली जाती है, या उसके अलावा अगर हम नॉर्मल केसेस में भी देखें तो कंटामिनेशन भी होती है, ठीक है, या कई बार होता है कि गैस लीक भी हो गई, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ भी सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है तो उन लोगों का भी यहाँ पे वेलफेयर देखना विद रिस्पेक्ट टू दैट कि वहाँ पे वो काम भी कर रहे हैं या आसपास वाले लोग जो हैं वो वहाँ पे रह भी रहे हैं, ठीक है। सो पैसा भी कमाना है सरकार को, बट लोगों का ख्याल भी रखना है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारा ये सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव सरकार की तरफ से यही कि बैकग्राउंड यही है कि इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, ठीक है। अब कौन सा एक्ट है यहाँ पे हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के थ्रू यहाँ एक्टिवेट किया जा रहा है इसको, मतलब लॉन्च किया गया था। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के तहत इसे लॉन्च किया गया था। मेजर यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि माइनिंग इफेक्टेड एरियाज है, कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशंस, ठीक है, इसके तहत। तो अब बेसिकली मैंने आपको इनिशियल बताया था हमारे पास कोर जो हमारी स्कीम्स थी, ठीक है, उसके तहत हमने कहा था ना कि एक फंड्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा,
ठीक है, कि दो तरह का था हमारे पास, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स थी उसके अंदर दो तरह की थी, ठीक है। एक में तो था कि सेंटर और स्टेट आपस में बांट रहे हैं, है ना। देन दूसरे केस में जब हमने कोर से भी कोर वाली चीज़ों की बात की थी, वहाँ पे फंड्स की स्टैब्लिशमेंट, जहाँ पे मैंने आपको कैंपा का रेफरेंस दिया था, तो यहाँ पे भी एक फाउंडेशन या फंड को ले डाउन किया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि अब जो माइनिंग कंडक्ट करती है इंडस्ट्री, वो कुछ अमाउंट जो है एज अ रॉयल्टी पे करती है टू दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन, एंड इस फाउंडेशन में जो फंड होता है उसमें जो मिनरल्स या जो माइनिंग एरियाज होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट का काम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। सो इसी तरीके से ये अब एक स्कीम के तहत यूज़ किया जा रहा है, इसको आप कह सकते हो लीगलाइज किया गया बेसिकली, ठीक है, कि माइनिंग कंपनीज जो है वो 10 से 30% रॉयल्टीज इसी फाउंडेशन को, अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को देती है, एंड इन एडिशन टू द स्टेट रॉयल्टी, स्टेट की तरफ से रॉयल्टी तो जो जा रही है वो तो जा रही है, इसके अलावा अब जो कंपनीज है वो भी 10 से 30% के बीच में, जहाँ पे भी अब उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, वो भी इस फाउंडेशन को देती हैं, ठीक है। पैसा आता है, उससे क्या हो रहा है कि इंप्लीमेंट करते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के अंदर, एंड मिनिमाइज करते हैं एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है माइनिंग का प्रोसेस भी चला सकते हैं, एंड कैसे हम जो आसपास वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी बेटरमेंट रख सकते हैं। तो इसमें से दो तरह के लोग आते हैं, पहले वो कि जो डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, यानी कि जो माइंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फैमिलीज जो कि इफेक्ट होती हैं, या डिस्प्लेस्ड फैमिलीज होती हैं जिनको माइनिंग की वजह से हटाया भी जाता है, एंड उनको डिफाइन भी किया गया है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। तो जो जो उन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली अफेक्टेड यहाँ पे लोग हैं या बेनिफिशरीज हैं। दूसरा इनडायरेक्टली अफेक्टेड, जो कि अब ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो है उनको यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा। तो फंड यूटिलाइजेशन जो है वो 70% हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि मैंने बताया ना, आर्सेनिक जो कंटामिनेशन है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, ठीक है। देन वाटर पोल्यूशन, देन पोल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड एक्सेट्रा, उनका वेलफेयर, सब कुछ ध्यान में जो है ये जो फंड का पैसा है इसमें से 70% उसके ऊपर लगता है। 30% की जब हम बात कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात, जिसमें इरिगेशन, एनर्जी, वाटरशेड डेवलपमेंट इंक्लूड होता है, वो यहाँ पर रखा जाता है। स्पेशल फीचर्स यही हैं, स्केड्यूल्ड एरियाज के अंदर ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। मैंडेटरी हैं ऑडिट्स जो कि इन फंड्स का पैसा जो है चेक में रखे कि कौन सा पैसा, कितना पैसा कहाँ गया है, कहीं घपला तो नहीं हो रहा। सिग्निफिकेंस ये है कि माइनिंग इफेक्टेड कम्युनिटीज़ जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी यहाँ पे बेटर किया जा सके, या जो बेसिकली माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे उनका जो रहन सहन है वो उनको भी प्रॉपर तरीके से मिले, ठीक है। जियो पारसी स्कीम, अब जियो पारसी स्कीम में यहाँ पे पारसीज से रिलेटेड स्कीम है कि पारसीज की जो पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है, उसको यहाँ पे चेक रख रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि वो पॉपुलेशन जो है वापस से रिवाइव कर सके, तो इसके लिए बेसिक यही चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डील करेगी इसके साथ जियो पारसी पोर्टल के थ्रू, एंड एक पोर्टल बना दिया गया है जियो पारसी स्कीम के थ्रू, जिसके थ्रू अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशंस होंगी एंड पारसीज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के लिए। दो पारसीज आर अ वेरी रिच कम्युनिटी, बट वो इसके थ्रू भी गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं एंड ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस को, एंड डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट ट्रांसफर जो पैसा है आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। 2013-14 में इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एम यही है कि रिवर्स करनी है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हमारी जो पारसी कम्युनिटी की है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको मेडिकल कॉम्पोनेंट के थ्रू, जो अगर आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं कि कई कपल्स ऐसे जो कंसीव नहीं कर सकते हैं, दे आर पारसीज, राइट, तो उनको आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए कुछ खर्चे का अमाउंट दे दिया जाए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ कंपोनेंट उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि बच्चा पैदा हो गया तो चाइल्ड केयर दी जा सके, फाइनेंशियल एड दिया जा सके एल्डरली के लिए विद इन द कम्युनिटी ऑफ द पारसीज, राइट। देन एडवोकेसी कंपोनेंट है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स के पारसीज को एक्सपैंड करनी चाहिए, अपनी फैमिलीज, उनको अवेयरनेस यहाँ पे होनी चाहिए। असिस्टेंस क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रही है आफ्टर अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन, आपको पैसे डायरेक्टली आ जाएंगे। अब इस लॉन्च के बाद कितना यहाँ पे सरकार ने अचीव किया है कि 400 पारसी चिल्ड्रन जो है उनको इसका बेनिफिट मिला है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है, जो कि पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू पारसीज की यहाँ पर स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही है। देन ट्यूलिप, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड आर्टिजन्स, राइट। तो ट्यूलिप के साथ ना आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो, ट्यूलिप इज बेसिकली अ फ्लावर, राइट। फ्लावर्स जो है वो आर्टिजन्स जो है कपड़े के ऊपर कढ़ाई करते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ट्यूलिप से आप
इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। तो ट्यूलिप की बेसिक फुल फॉर्म यहाँ पर यही है, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, जो कि मार्जिनलाइज्ड आर्टिजन्स के साथ यहाँ पे डील कर रहा है। तो ये मार्जिनलाइज्ड आर्टिजन्स में मार्जिनलाइज्ड वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो इंक्लूड हो रहे हैं इसके अंदर, जो आर्टिस्ट SC OBC सैनिटेशन वर्कर्स है, जो पार्ट टाइम आर्टिजन्स भी हैं, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो कि आर्टिजन्स हैं, उनके साथ ही यहाँ पर फोकस करता है। उनके जो लाइफ के गोल्स हैं आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आर्टिजन्स का काम जब वो कर रहे हैं उसके साथ वो अलाइन करता है। लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अब विद रेफरेंस टू अंडर द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सरकार की तरफ से ही। देन ऑब्जेक्टिव यही है कि अब उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, है ना, मेरा आर्टिस्ट वाला काम जो है मैं बनाकर रखी जाऊँ, मेरे पास ये एक्सेस ही नहीं है कि उसको मार्केट तक कैसे पहुँचाऊँ, तो मेरे पास पैसा तो नहीं आएगा, उल्टा मेरे ऊपर वो खर्चा ही पड़ता जाएगा कि मैं नई नई चीज़ें बना के रख रही हूँ, कि मेरा कॉस्ट ऑफ इनपुट उस हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, आउटपुट तो उसकी तरफ से ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो एज इट इज़ मैं तो मरी जाऊँगी, या तो मैं बहुत ज़्यादा उधार लेकर ये काम करती रहूँगी, बट मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे लोग जो कि अब क्या कर रहे हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ऑलरेडी, अब हमारे पास बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से वो है, तो उनको भी यहाँ पर जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, तो यहाँ पे उस तरीके से उनको अब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि वो अपने काम को मार्केट तक पहुँचा सके, ताकि वो भी पैसा कमाए, GDP में भी कंट्रीब्यूट करे, उनके ऊपर भी कर्जा ना हो, एंड फाइनली एक सप्लाई चेन जो है वो बनाई जा सके। ठीक है, बेसिक्स है यही यहाँ पर फंडा है जो कि गवर्नमेंट ने लगाया है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस उनको दी जा सकती है कि डायरेक्टली आप अपना यहाँ पर बेच दो, मिडिल मैन भी नहीं हम रखेंगे कि आप मार्केट प्लेस पर डायरेक्ट अपना सामान बेचिए। एलिमिनेट करते हैं इंटरमीडिएटरीज को, जो मैं आपको बता रही थी डायरेक्ट चीज, ग्लोबल रीच जो है यहाँ पे मिलेगी इंटरनेशनली, एंड विजिबिलिटी एंड डिमांड अकॉर्डिंगली क्रिएट होगी। तो सप्लाई चेन क्रिएट हो गई। सिग्निफिकेंस यही है, सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है, तो अब वही है ना कि गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली यही प्रमोट कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप सब में होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप को ये या फिर आप कह सकते हो कि स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उसके एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प कर रही है ना। तो ये एक छोटा सा तरीका, दैट इज ट्यूलिप, जो कि एम्पावर कर रहा है मार्जिनलाइज्ड आर्टिजन्स को। देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, बहुत बड़ा नाम है, एंड PM जनमन जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो 2023 में ही क्योंकि इसे लॉन्च किया गया था कि ये सेंट्रली सेक्टर्ड भी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। ठीक है, यानी कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है, जो कि एक्चुअली में सेंट्रली सेक्टर्ड है, बट इसके अंडर जो और भी सारी स्कीम्स आती हैं वो सेंट्रली सेक्टर्ड भी हो सकती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो ओवरऑल जो हमारी मेन स्कीम है वो PM जनमन है। ठीक है, जिसमें अब ऑब्जेक्टिव यही है, जनमन हम जनजातीय आदिवासी की बात कर रहे हैं तो ट्राइबल ग्रुप्स के साथ यहाँ पे अगेन डील करेगा। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs। तो पहले जो हमने ट्राइबल्स के हाउस होल्ड्स की बात की थी वो थे जो रिकॉग्नाइज नहीं किए, जैसे पहली बात कि एडुकेशन की जब हमने बात की थी वो उन लोगों के साथ था। ठीक है, कि जो कि अब रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं एज ट्राइबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे PVTGs जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। ठीक है, सो इन दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना, आपस में ये लिंकेजेस बना के चलना तो आपके लिए आसान होगा। तभी मैं बोल रही हूँ एक एक वर्ड को ध्यान में रखना, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट मैंने बहुत छोटा कर दिया है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही रहेगी। अब बेनिफिशियरीज कौन सी हैं? 75 PVTG कम्युनिटीज जो कि 18 स्टेट्स के अंदर हैं एंड एक UT के अंदर है, जिसमें कौन सी UT? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंक्लूड होगा। बजट आउटले जो है आपको बता दिया गया है जनमन स्कीम के लिए। अब बेसिक यहाँ पे पॉइंट क्या है? ठीक है, फोकस एरिया है कि 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस होंगी यहाँ पे सरकारों की तरफ से, जिसमें हाउस होल्ड, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो की जाएगी। ठीक है, अब ये प्रॉपर तरीका है ना कि उनको पक्का हाउसेज ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, अब यानी कि इन कोलैबोरेशन विद अदर स्कीम्स जो है ये काम कर रही है, या इसके अंडर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो कि लॉन्च की जाएंगी। ठीक है, तो कौन सी इंटरवेंशंस जो है PM जनमन के अंडर की जाएंगी? यानी कि अगर आपको घर बनवाना है, पक्का हाउसेस देने हैं, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ग्रामीण सेक्टर, एक अर्बन सेक्टर वाली भी स्कीम है बट इसमें ग्रामीण वाली आपको हेल्प करेगी। दूसरी, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जल जीवन मिशन यूज़ होगा। ठीक है, वो वाली स्कीम यूज़ होगी। हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन है।
देन एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा, जिसमें सभी की शिक्षा की बात की जा रही है। देन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं, जो कि आंगनवाड़ी सर्विसेज के थ्रू इस्टेब्लिश किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट की बात की है। देन वोकेशनल एंड एजुकेशन एंड रियल जो हमारी जो स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, तो वो पीएम कौशल विकास योजना के तहत होगी। यानी कि रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, अब उसके बाद रोटी कमाने के जरिए के लिए यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपको बता दिया। विमेन एंड माइनॉरिटी चाइल्ड डेवलपमेंट की भी यहाँ पे मेजर जो इंटरवेंशन यानी कि मेजर रहने के लिए लोगों को चाहिए होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। सो इसको स्टार मार्क कर लेना। एंड ओवरऑल भी मैं अगर आपको बताऊँ पीएम जनमन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो इसको ज़रूर पढ़ के जाना इन डिटेल। तो पीआईबी में क्या है एक्चुअली में इसके बारे में, जो कि ओरिजिनली 2023 में लॉन्च किया गया था, वो वाली चीज़ों को यहाँ पर ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। देन सोलर पावर इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीएम जनमन के थ्रू। ठीक है, अब जो लाइटनिंग वाली प्रोवाइड की जा रही है ना, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिफिकेशन जो है की जा रही है, उसके लिए आपको सोलर सिस्टम यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे सरकार भी प्रमोट कर रही है। तो फ्री इंस्टॉलेशन की जाएगी अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स की भी, जहाँ पे सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ मिनी ग्रिड्स भी होंगे, क्लस्टर्ड हाउस होल्ड्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार देगी यहाँ पे। मल्टीपर्पज सेंटर्स के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पावर पैक्स फॉर सेंट्रल विदाउट ग्रिड एक्सेस, जहाँ पे ग्रिड का एक्सेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अभी पहुंची नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मल्टीपर्पज सेंटर्स के लिए यहाँ पे यानी कि बहुत बड़ा सा गाँव है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुंची, तो वहाँ पे सोलराइजेशन मल्टीपर्पज सेंटर्स को भी यहाँ पे लगाया जाएगा, इंस्टॉल कराया जाएगा। अब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए आईईसी कैंपेन जो है उसको इंश्योर करना है या लॉन्च किया गया है इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स जो कि पीवीटीजी मेजॉरिटी एरियाज के अंदर ही होंगी इनिशियली लागू, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 45 लाख इंडिविजुअल्स एंड 194 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट पे रखा जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, टैप वाटर कनेक्शंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन का भी यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है फॉर कनेक्टिविटी। देन राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वयोश्री यानी कि सीनियर सिटीजन्स विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दोनों चीज़ों का यहाँ पे दोनों तरह के लोगों का ध्यान में रखा जा रहा है। मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, जो कि ऑर्गेनाइज क्या किया उन्होंने, रिसेंटली जो न्यूज़ में आई है हमारे पास, सामाजिक अधिकृता शिविर उन्होंने यानी कि कैंप्स लगाए थे 72 लोकेशन पे, ताकि एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस को अराउंड 12,000 लोगों को जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। तो बेसिकली क्या है कि अब हमारे पास जो सीनियर सिटीजन्स हैं एंड जो आप कह सकते हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, तो सीनियर सिटीजन्स को विद एज जो है प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, है ना, एंड जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उनको तो ऑलरेडी है डिसेबिलिटी, है ना। तो अब उनकी हेल्प के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें मेजरली जिनको अगर आप कह सकते हो जो चल नहीं सकते तो उनको क्रचेस प्रोवाइड कर दिया, है ना, अब मेजर हेयरिंग एड आपने प्रोवाइड कर दी, तो यही सारी चीज़ों के लिए कैंप्स लगाए गए। ठीक है, तो उसको लॉन्च किया गया है 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, फंड किसने किया है इसको, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड ने। एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली में हेल्प कर रही है सरकार को, जो प्रोडक्ट्स बनाकर दे रही है, दैट इज आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। तो बेसिकली यही है कि सीनियर सिटीजन्स जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं वो ही इसके बेनिफिशियरीज होंगे। एंड अब या तो उनको क्या होना चाहिए, एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज या आप कह सकते हैं इन्फॉर्मिटीज या प्रॉब्लम्स यहाँ पे होनी चाहिए। तो उनको क्या क्या दिया जा रहा है, वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्रचेस, वॉकर्स, क्रचेस, हेयरिंग एड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हील चेयर्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइसेस जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन और इन्फॉर्मिटी। देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है 5 लाख सीनियर सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया उनको यहाँ पर देखा जा रहा है कि हेल्प मिली है। देन धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, धन धान्य कृषि योजना, धन पैसा, धान्य हमारे पास धान जिसको हम जनरली चावल को बोलते हैं, गेहूं को ही बोलते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो हम प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं फार्मर्स की। ठीक है, तो फार्मर्स के साथ यहाँ पे हेल्प करना है, धन धान्य प्रोड्यूस करने में हेल्प करने में। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात है कि इनकम कैसे हम फार्मर्स की बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबली हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये यूनियन बजट यानी कि अभी रिसेंटली 2025-26 के बजट में से अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे बेसिक हेल्प क्या है, धन की बात की जा रही है, धान्य की बात की जा रही है। धन कमाओगे तो नेक्स्ट ईयर और धान बना सकते हो, है ना, मल्टीप्लिसिटी चलती रहेगी, कीपिंग द मॉनसून फैक्टर या एग्रीकल्चरल फैक्टर सॉरी इरिगेशन फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम बेसिक सारे बेस्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं तो सब कुछ वो मल्टीप्लाई होकर चलता रहेगा। तो इसके लिए पहली चीज़ है कि क्रेडिट सपोर्ट, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को भी ध्यान में रखना होता है, हर एक फार्मर अमीर नहीं होता। ठीक है, सो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड की जा रहेगी
प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ लोन्स ऑन फार्मर्स, ठीक है, कि कम अमाउंट में या तो क्रेडिट मिले, या जो क्रेडिट ऑलरेडी है या तो वो माफ हो, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट बेसिकली फार्मर्स को दिया जा रहा है, या आधा आधा क्रेडिट जो है वो सरकार दे रही है, आधा फार्मर दे रहा है, ऐसे तरीके से बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर दी जा रही है, डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को, ताकि वो सीड्स परचेज करें, फर्टिलाइजर्स परचेज करें, नए इक्विपमेंट्स को बाय करें, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करें, ठीक है। मार्केट एक्सेस भी उनको दिया जा रहा है ताकि अपना प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली जाके आप सेल कर दो, मिडिल मैन को भी यहाँ पे हम हटा देते हैं। टारगेट बेनिफिशरीज वही हैं जो कि स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं। अगेन आई टोल्ड यू ना, मार्जिनलाइज फार्मर्स के लिए ही यहाँ पे ये है टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। देन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को वो यहाँ पर फोकस करें, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे आप प्रमोट कीजिए, आप ऑर्गेनिकली ही फार्मिंग करिए, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के साथ फार्मिंग करिए, तो अगर आप हमारे बेनिफिशियरी हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन भी बाकी स्कीम्स के साथ हुई है कि कंप्लीट एग्जिस्टिंग जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जिसमें हमारे पास पीएम किसान एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसके साथ ये इन कोलैबोरेशन विद काम कर रहा है, ठीक है। देन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल एग्रीकल्चरल बॉडीज के थ्रू ही होगा, एंड रेगुलर असेसमेंट्स होती रहेंगी। आउटकम क्या है हमारे पास कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम लेवल फार्मर का बढ़े, एंड फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर के अंदर हमारी बनी रहे। देन धन धान्य योजना के अब जो बजट में जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं, नए क्या क्या हैं। कि मैंने बताया ना कि ओवरऑल यहाँ पे सबकी बात की जा रही है। धान जो है वो जनरली चावल मैंने बोला था, या आपको गेहूं बोला था, वो नहीं, यहाँ पे बाकी सारी हम जो प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर में बाकी सारी दाल वगैरह हैं, मिलेट्स की बात करते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड होगा यहाँ पे। पल्सेस के लिए मिशन सेट डाउन कर दिया है कि 6 साल का प्लान है सेल्फ सफिशिएंसी का तूड़, उड़द एंड मसूर दाल के लिए, ठीक है। सेंट्रल एजेंसीज जिसके अंदर स्टडी प्रोक्योरमेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि प्रोक्योर करेंगे फार्मर के आउटकम को, या आप कह सकते हैं आउटपुट को, फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। बेनिफिशरीज यहाँ पर कितने हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे सीड्स जो कि मैं पहले भी बता रही थी कि या तो पानी कम ले, जब आपको बताया था, या तो पानी कम ले या उतना ही पानी लेकर यील्ड को और बेटर करें, है ना। तो इस तरीके से नए तरह के हाई यील्डिंग सीड्स का यहाँ पे जो है वो यूजेज फार्मर्स करें, क्योंकि वो जनरली महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड रिलेटिवली ज़्यादा होती जाएगी, तो अमाउंट जो है या प्राइस के ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हाई यील्डिंग सीड्स जो है सरकार प्रोवाइड करे, ठीक है, फायदा होगा दोनों का ही। देन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन की यहाँ पर 5 ईयर प्लान एस्टैब्लिश किया गया है फॉर फार्मिंग एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, क्योंकि कॉटन की अगर आप बात करें तो बहुत डेलिकेट यहाँ पे क्रॉप होती है ना, तो देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि जब आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज उसके बाद बारिश हो जाती है तो वो कॉटन का हेल्प नहीं रहता है, मतलब कोई फायदा ही नहीं रहता है। एंड बजट एलोकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, लोन लिमिट्स जो है उनको बढ़ा दिया गया है, एंड मिस इज अगेन मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि इसका अगेन पार्ट है। तो अगेन ये इस वाली पार्ट को ना मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, अब इसको एक बार दोबारा रीड करना। ये इनिशिएटिव जो है बूस्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल रेजिलियंस, प्रोस्पेरिटी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रूरल सपोर्ट दी जा रहा है स्पेसिफिकली टू द मार्जिनलाइज्ड फार्मर। देन उन्नति की बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म करना है, इंडस्ट्रियलाइज करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जब हमने यहाँ पे बात की थी, हमने बोला था चाहे वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, फिर तो सरकार पूरा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देखेगी। स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के केस में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट होता है एंड 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे भी आपको वही दिखेगा, ठीक है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ठीक है, उन्नति 10 साल के लिए 2024 में लॉन्च की गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट, ताकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है, तो वहीं के लोग वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर पाएंगे ना, तो उनको यहाँ पर बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आके माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट रीजन को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। देन फीचर्स यही है। स्कीम क्या है? सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टार मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो कट हो गया वैसे, ठीक है। बट अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तो हमारे पास डिवीजन यही होती, बट ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है तो हमें ये चीज़ पता लगी कि अब ये सारा का सारा सरकार ही कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, पैसे से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। ऑब्जेक्टिव यही है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, स्ट्रेंथन किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। इंसेंटिव्स क्या है इसके अंदर? मेजर काम क्या है? कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, कैपिटल को एज एन इंटरेस्ट दिया जा सके
ठीक है, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, वापस से वो कैपिटल सरकार के पास आ जाए, एज अ लोन ही दिया जा रहा है ना, कैपिटल प्रोवाइड की जा रही है फॉर द बिजनेसेस। देन फाइनेंशियल रिलीफ टू बिजनेसेस, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि अभी करंटली वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सर्विस सेक्टर के साथ भी डील करते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा सके, जो कि नए बंदे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या वहाँ के लोग ही जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अप टू ₹250 करोड़ इन प्रिंसिपल लोन अमाउंट अप्रूव किया जा सकता है, बट आपके पास उतने ही एसेट्स होने चाहिए फॉर टेकिंग दैट लोन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है, जो जिस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा उस हिसाब से उसको इंसेंटिवाइज भी किया जा सकता है। अब नए प्रोजेक्ट्स भी लग सकते हैं, पुराने एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो अब बेसिकली दो टर्म्स हैं हमारे पास। सिंस यू आर अ बिगिनर तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको अब नए मॉडल्स के हिसाब से आपको फॉरेस्ट एरिया की बात करें, सॉरी, कि देयर आर सर्टेन एरियाज विच यू नीड टू गिव टू द एनवायरनमेंट एज वेल, है ना, आपके ऑफिस की विसिनिटी के अंदर। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मेजरली जो नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जो कि इको फ्रेंडली मोस्टली आप रखना चाहते हैं। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी आप कह रहे हो कि इन वर्किंग कंडीशंस हैं, एंड आप उसको क्या करना चाहते हो, इनोवेशन के थ्रू फर्दर जो है लेकर आना चाहते हो बेटर प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है, या आप इंप्रूव करना चाहते हो, नई टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब आधा अधूरा स्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो, बट आप उसको नए सिरे से भी शुरू करना चाहते हो, तो वो भी ब्राउन फील्ड इंडस्ट्रीज का ही पार्ट रहेंगी, ठीक है। सो अब ये दोनों के लिए ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। देन पीएम विश्वकर्मा स्कीम, तो विश्वकर्मा की बात की जा रही है, तो टूल मेकिंग के साथ ये बेसिकली हमारा डील कर रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2023 में इसे लॉन्च किया गया था, फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये नहीं है, सेंट्रली सेक्टर्ड है, एंड इम्प्लीमेंट जॉइंटली की जा रही है। हमारे पास एमएसएमई मिनिस्ट्री तो है ही है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इसको कोलैबोरेट किया गया है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसेस में जो मिनिस्ट्री हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो आपस में कोलैबोरेट करके काम कर रही हैं स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि टूल मेकिंग की आर्ट जो है वो अब हमारे पास आप कह सकते हो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम से है ना, तो अब उस टूल मेकिंग को जो है बेटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जनरेशनल ये काम हुआ करता था वो नहीं होता है ना, तो इसे वापस से इंडिया में जो है आप कह सकते हो हमारी कल्चरल हेरिटेज को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, सॉरी मेंटेन करने के लिए कल्चरल हेरिटेज को, या नए जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनस्किल्ड लेबर है उनको स्किल किया जाएगा ताकि वो टूल मेकिंग में हेल्प कर सके, ठीक है। सो अब स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी, 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग होगी, 500 रुपये पर डे का पैसा भी आपको मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा। मॉडर्न टूल्स के साथ आप अपने जो है वो चीज़ें सीखेंगे, प्रोडक्टिविटी और मार्केट एक्सेस आपका बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है। लिंकेज एंड ब्रांडिंग जो है जिससे आप अपने प्रोड्यूस को या आप अपना जो आपने सामान बनाया उसे आप बेच भी सकते हैं, टूल्स को आप बेच भी सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, कोलैटरल फ्री लोन्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव है कि ₹1 पर ट्रांजैक्शन फॉर 100 ट्रांजैक्शंस पर मंथ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ पे इंसेंटिव ये जोड़ दिया गया है। देन निपुण भारत मिशन की बात कर रहे हैं, तो निपुण भारत मिशन इज बेसिकली आपका ऐसा इनिशिएटिव दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी अपने फाउंडेशन बनाने के लिए, अब हम यहाँ पे बेसिक लेवल से बात करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 से 9 साल के बच्चों की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर यानी कि समग्र शिक्षा के तहत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो ऑलरेडी है उसके अंडर आप कह सकते हो कि समग्र शिक्षा जो है हमारे पास एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंडर हमारा निपुण भारत मिशन जो है वो इंक्लूड किया जाता है, जिसमें ग्रेड 3 के बच्चे, टिपिकली 3 से 9 साल के बच्चे, उनकी बेसिक जो हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो हो सकती है। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे न्यूमरेसी की बात हो रही है एंड प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग की बात की जा रही है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि इन अलाइनमेंट है कि ये नहीं हमारे NEP 2020 के साथ, तो बिल्कुल अलाइनमेंट में ये है। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 जो है वो टीयर्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सॉरी नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स। ऑल द गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स एज वेल,
ठीक है, तो इस सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। एक्सेस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन इन फाउंडेशनल ईयर्स, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग के टीचर्स की जो टीचिंग क्वालिटी है उसे बेटर किया जा सके, हाई क्वालिटी डाइवर्सिफाइड लर्निंग मेथड्स फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ठीक है, तो विजुअल्स के थ्रू उनको ज़्यादा चीज़ें बेटर बताई जा सके, समझाई जा सके, स्टूडेंट की जितनी भी प्रोग्रेस है उसे ट्रैक किया जा सके, ताकि उनके आउटकम्स जो हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो पाए कि बच्चा समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, निपुण भारत स्कीम। देन माहिर की बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। रिसर्च की बात की जा रही है तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हमारा लिथियम आयन बैटरीज, विद रिस्पेक्ट टू हमारा ईवी सेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो इन्वायरमेंट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ यहाँ पे डील कर रहा है। ठीक है, माहिर होना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि कि जो रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम जनरेट कर रहे हैं वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे हो, ना कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स अभी हम यूज कर रहे हैं। यानी कि हम अभी अगर कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए कि हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं कोल्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अलग से ऐसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके या ऐसे तरीके का आउटकम बना सके। चलो फॉर एग्जांपल कि अभी अगर हम देखें कि ऐसे रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं कि जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, ताकि हम प्रोड्यूस कर पाएँ लिथियम आयन बैटरीज को, सपोज कीजिए। ठीक है, तो कोल को एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं, बट उससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो हमारा उतना ही है ना, या बढ़ ही रहा है ना, कॉन्ट्रीब्यूट ही कर रहा है ना। सो एज अ रिजल्ट कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके ही हम एक रिन्यूएबल प्रोडक्ट को बनाएं। ठीक है, सो इस तरीके का थोड़ा सा फोकस है माहिर के अंदर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लर्निंग। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, 2023 में लॉन्च हुआ था, 2027 तक चलेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बनानी है ग्लोबल पावर सेक्टर के लिए, तो ये पावर सेक्टर के साथ ही डील कर रहा है। पहली चीज़, इंडियन स्टार्टअप्स को जो कि अब पायलट प्रोजेक्ट्स या कमर्शलाइजेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर, उनको यहाँ पे हेल्प करना है। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को लेकर आना है कि ताकि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सके, कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कंट्रीज़ के पास बेटर टेक्नोलॉजी होती है तो उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं कि अगर आप कोलैबोरेशन में काम करें, कि आपसे कुछ चीज़ें हम सीखें, आप हमसे कोई चीज़ें सीखें, तो वो चीज़ करनी है। ठीक है, अब रिसर्च एरियाज़ क्या रहेंगे बेसिकली कि ऑल्टरनेटिव क्या है लिथियम आयन बैटरीज के, ग्रीन हाइड्रोजन का, कार्बन कैप्चर का, जियोथर्मल एनर्जी का, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन का, एंड बहुत सारे तरीके जिससे हम ऑल्टरनेटिव जिनका ढूंढना चाहते हैं वो क्या होगा। फंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, एडिशनल सपोर्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर यही है कि एपेक्स कमेटी होगी जिसको यूनियन मिनिस्ट्री जो है वो मतलब यूनियन मिनिस्ट्री जो है वहाँ पे सेंट्रल हमारे एपेक्स बॉडी रहेगी, कमेटी रहेगी। अब उनकी अप्रूवल के बाद ही रिसर्च जो है वो हो पाएगी। देन टेक्निकल स्कोपिंग कम्युनिटी होगी, वो अब मॉनिटर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। एंड CPRI जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है विद रिस्पेक्ट टू हमारा एनर्जी, वो सेक्रेटेरिएट सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉपर एक तरीके से चैनल के थ्रू ही ये रिसर्च होगी जो कि एडवांस होगी। देन लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्कीम, रिस्क मिटिगेशन स्कीम, LRMS बोल रहे हैं हम इसको। LRMS का बेसिक्स है, एक फंडा यही है, आपको नाम से पता लग रहा होगा। लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्कीम के लैंडस्लाइड जो प्रोन एरियाज हैं उनका बेसिकली क्या करेंगे, ब्यौरा करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है कि लैंडस्लाइड होने के चांसेस है, ताकि लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके, जान माल का नुकसान कम से कम हो, है ना। तो बेसिक सी बात है कि लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस की, हाईलाइट करते हुए गवर्नमेंट की कमिटमेंट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मिटिगेट करना है रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड वल्नरेबल एरियाज, प्रोटेक्ट करनी है लाइव्स, प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, जान माल का नुकसान यहाँ पे कम से कम हो। टारगेट एरियाज यही है कि स्कीम फोकस करती है कि कौन से ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं जो कि अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली हिली एंड माउंटेनियस टेरेन्स में, उनको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। एंड वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, सर्वे एंड मैपिंग के साथ। ठीक है, अब ये डिटेल सर्वेज करेंगे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के पर्टिकुलर जोन्स में, उनकी रिस्क लेवल्स को असेस करेंगे। एंड देन अब फर्दर क्या करेंगे, मिटिगेशन मेजर्स को यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। स्लोप स्टेबलाइजेशन कैसे हो सकती है, ड्रेनेज बेटर कैसे हो सकती है, कौन से पेड़ पौधे उगाए जा सके ताकि ये नुकसान जो है या लैंडस्लाइड जो है कम से कम हो, अगर हो भी रही है तो। देन कैपेसिटी बिल्डिंग की लोकल कम्युनिटीज़ को, अथॉरिटीज़ को यहाँ पर अवेयर किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि अगर ऐसी कोई घटना घटती भी है तो आपको कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, कि घबराना नहीं है बट हेल्प करनी है आसपास के लोगों की। ठीक है, तो वो कैसे किया जा सके उसकी ट्रेनिंग
उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फंडिंग जो है यहाँ पर अब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के थ्रू ही होगी और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के थ्रू होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ताकि इंप्लीमेंटेशन के लिए भरपूर रहें। देन कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर चाहिए, मैंने बता दिया। कोलैबोरेशन जो होगी दोनों सरकारों की यानी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, लोगों की कोलैबोरेशन भी यहाँ पे है। एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को हम अपनी चेक करेंगे कि कितना ज़्यादा हम प्रिपेयर होते जा रहे हैं, उससे बेटर लेवल्स हम कैसे मेंटेन करके चलें। एजुकेशन एंड अवेयरनेस लोगों को दी जाएगी। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स जो कि हो रहे हैं वो इफेक्टिवली हो रहे हैं या नहीं, उनके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स यहाँ पर की जाएंगी। देन मेरा गांव मेरा गौरव, गांव को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। गांव की आप कह सकते हो कि जो मिट्टी है आप कह सकते हो उनको, या फार्मर्स के साथ रिलेटेड जब हम भी अब बात करते हैं, उनको साइंटिफिकली आप कैसे आप बेटर कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। इसका मेजर सा रीज़न अगर आप देखेंगे ना कि फार्मर्स को लेकर ही इतना सब कुछ क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे पास अगेन आप इको में चीज़ पढ़ेंगे, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर में ना हमारे पास एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, एंड टर्शरी में हमारा सर्विस सेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो अराउंड हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर आता है, उसमें 60% लोग जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में जब हम बेसिकली देखते हैं दोनों का आपस में ज़्यादा कंपटीशन रहता है। टर्शरी सेक्टर में हम देखते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग, ठीक है। बट जब हम आउटपुट की बात करते हैं ना, तो ये 10% लोग हमारी इंडिया के जीडीपी में अराउंड 60 to 70% डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये 10% लोग अगर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो 60% लोगों का इतना आउटकम कैसे होगा, उसके ऊपर सरकार फोकस करना चाहती है। तो इसमें फार्मर्स का हेल्प करना चाहती है, विलेज लेवल से यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आना चाहती है, ताकि जो जीडीपी में जितनी इनपुट है उतनी एटलीस्ट आउटपुट भी यहाँ पर सरकार लेकर आ सके, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर फोकस करके उसके ऊपर काम किया जा सके, ठीक है। सो अब मेरा गांव मेरा गौरव इज साइंस एंड फार्मिंग को आपस में जोड़ा जा सके। 2015 में से लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी यहाँ पे साइंटिस्ट की एंड फार्मर्स की, ताकि हम लैब टू लैंड प्रोसेस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। तो इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, लैब टू लैंड एक्सेस, ये प्रोसेस जो है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आपके लिए प्ले करेगा। इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मिलकर अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर ओवरसी करेगी 15 विलेजेस को जो पायलट रन बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं फिलहाल, कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। बेनिफिशरीज यहाँ पे फार्मर्स ही हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि अब रियल टाइम नॉलेज यहाँ पर एक दूसरे को देंगे, ठीक है। कि कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं कि कुछ फार्मर्स बताएं उनकी क्या दिक्कतें हैं, कुछ साइंटिस्ट यहाँ पे सवाल पूछें, आपस में इनकी नॉलेज शेयरिंग हो सके, ठीक है। तो फार्मर्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे नई चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी। जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए वो केस स्टडी बन जाएगी, उसके ऊपर वो काम भी कर सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। स्कीम का टाइप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। रूरल इंडिया को साइंटिफिक एक्सपर्टीज की जरूरत है, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जिसकी मैंने बात यहाँ पे की थी आउटपुट वाली, वो बढ़ाई जा सके, राइट। सो ओवरऑल अगर हम देखें, हमारे पास प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना भी है। अनुसूचित जाति की जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदी जिनकी बेटर होगी वो बात यहाँ पे समझ आएंगे, वो एससीज की बात की जा रही है, ठीक है। अनुसूचित जाति जो है वो हिंदी में एससीज को बोला जाता है। कि इसको लॉन्च किया गया था 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ताकि अपलिफ्ट किया जा सके एससी डोमिनेटेड विलेजेस को एंड उनको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जा सके, ठीक है। तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए पर्टिकुलरली है। अब यहाँ पे एससी डोमिनेटेड विलेजेस जो हैं उनको आदर्श ग्राम यानी कि मॉडल विलेजेस की तरह प्रेजेंट किया जाएगा एंड ग्रांट्स एंड एड दी जा रही हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब कुछ यहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जा सके, है ना। ट्राइबल्स की अगर हमने बात की तो यहाँ पे एससीज भी तो हैं हमारे पास, तो एससी डोमिनेटेड विलेजेस के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उनका भी रोटी कपड़ा मकान, उनका भी यहाँ पे लिविंग वेज, यहाँ पे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो भी मैटर करता है। अब फोकस क्या करेगा उन विलेजेस के ऊपर जहाँ पे 40% से ज़्यादा एससी पॉपुलेशन रिजाइड करती है। अब बेनिफिशरीज इसमें वही हैं एससी सिटीजन्स टू इन द एलिजिबल विलेजेस। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी सेंट्रल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड कर रही हैं बहुत सारी स्कीम्स। तो अब अगेन आपका होमवर्क यहाँ पे यही है कि आप यही करेंगे कि जितनी भी सबस्यूम्ड स्कीम्स हैं ये छोटे फॉर्म में लिखी गई हैं,
ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के बड़ा नहीं किया है। बाकी अगर आप देखेंगे हर तरफ अगर कोलैबोरेशन है, मैंने उसको एक्सपैंड किया है। तो इस केस में आप मुझे बताएंगे कि स्कीम्स कौन सी है। तो ये 4 स्कीम्स है, 4 स्कीम्स की चारों के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कौन सी चारों स्कीम है। ठीक है, एक तो लास्ट पता लग रही है ग्रामीण योजना ही है, बट चलो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब ये चारों की चारों कौन सी स्कीम्स है आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देन अभिलेख पटल पोर्टल। ठीक है, पटल पातल तो नहीं, पता नहीं, अभिलेख पटल पोर्टल। ठीक है, अभिलेख पटल पोर्टल जो है एक ऐसा पोर्टल है जो कि 1 करोड़ पेजेस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मेंटेन करेगा एंड कोलैबोरेट करेगा विद द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। मेजर यहाँ पे एक फुल फीचर्ड वेब पोर्टल है ताकि डिजिटल कलेक्शंस को, रेफरेंसेस को एंड कहीं पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहती है फॉर योर रिसर्च ऑल्सो, वो आर्काइव से वो डेटा को डायरेक्टली यहाँ पर इंटरनेट पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो पहले यहाँ पर अगेन यूज़ नहीं होता था। या आप कह रहे हो कि वो आर्काइव्स हैं, क्योंकि वो आर्काइव्स हैं तो उसको या तो इन रिटन फॉर्म होंगी। ठीक है, रिटन फॉर्म को वो डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेल कराएगा। इनिशिएटिव जो है वो हमारे पास क्या है कि कैसा एफर्ट है कि इंडियन आर्किवियल रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक में यहाँ पर हों। अगेन आई टोल्ड यू ना, आर्किवियल रिकॉर्ड्स या तो हो सकता है कि बहुत पुराने हैं तो इन रिटन फॉर्मेट हों, तो उसको डिजिटल एक तरह से लाइब्रेरी की तरह बना दिया जाएगा। एक ऐसा अटैच्ड ऑफिस होगा। ठीक है, NINAI बेसिकली क्या है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, एक ऐसा अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो कि एक रेपोजिटरी की तरह काम कर रहा है फॉर नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिक सा ये था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अभिलेख पटल पोर्टल। देन नेशनल बैम्बू मिशन की बात कर रहे हैं। द रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन जो है, रीस्ट्रक्चर्ड, पहले भी एक नेशनल बैम्बू जो है हमारे पास मिशन था, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। क्यों? अबे आप अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, कॉल टू एक्शन अगेन ये मेरी तरफ से, कि बैम्बू जो है उसके ऊपर ना रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठ रही थी उसकी प्रोडक्शन के ऊपर। तो अब इसका ना डायरेक्ट रिलेशन मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ भी है। ठीक है, ये हिंट एक तरह से मैंने आपको दे दिया। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या था ये सारा का सारा मुद्दा। इन शॉर्ट 1-2 पॉइंटर्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2018-19 स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का यहाँ पे काम होगा। असिस्टेंस होगी यहाँ पे दोनों की तरह की, गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर्स की भी, कि प्रोपोगेट किया जा सके, कल्टिवेट किया जा सके बैम्बू नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर भी, एंड बैम्बू का ट्रीटमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मार्केट्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये सबसे ना अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि क्या कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, आप कह सकते हो कि क्या इशू था विद रिस्पेक्ट टू बैम्बू कल्टीवेशन, कि अलाउड था नहीं था, कटिंग अलाउड थी नहीं थी। तो चलो काफ़ी हद तक मैं चीज़ें बता चुकी हूँ। ठीक है, बट आप बताएंगे फंडिंग पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं 60-40 के बेसिस पे, नॉर्थ इंडियन एंड हिली स्टेट्स की बात करें तो 90-10 के बेसिस पे, एंड 100% केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी अगर हम बात करें एक्सेप्ट दिल्ली एंड अदर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूटीज़ जो हैं अब यहाँ पे क्या है, जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है यूटीज़ की, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो 100% क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती हैं, सेंटर के अंडर आती हैं यूटीज़, वो वाली यूटीसी यहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे उनको पैसा जाएगा फॉर बैम्बू कल्टिवेशन। ठीक है, एंड सपोर्ट यहाँ पे हो रहा है ऑफ द नेशनल लेवल एजेंसीज ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव मेजरली क्या है, क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल्स एरिया करना, एक्सपैंड बैम्बू कल्टिवेशन का। बैम्बू कल्टिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आप उस चीज़ को पढ़िए ताकि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीजनिंग क्या प्रोडक्ट है, उनका पैटर्न क्या है, ग्रो करने का किस तरीके से वो काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए, किस तरीके से मार्केट सप्लाई को हम किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट नोडल डिपार्टमेंट के थ्रू हो रहा है, जो कि अब नॉमिनेट किया जाएगा बाय द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो कि कंसर्न है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा नेशनल बैम्बू मिशन है। तो लास्ट जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्कीम, दैट इज द स्टार्स प्रोजेक्ट। नॉट ओनली स्कीम, स्टार्स प्रोजेक्ट की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव है वो स्टार्स प्रोजेक्ट हमारा। तो स्टार्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक का कंबाइंड यहाँ पे एफर्ट है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड बेसिकली इन्होंने ना क्या किया, ऑर्गेनाइज की गई थी एक वर्कशॉप आपस में, वर्ल्ड बैंक इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड फाइनली इन्होंने पाया कि हमें स्कूल एजुकेशन जो है ओवरऑल, पहले तो हम ओबीसीज की बात कर रहे थे, एससीज की बात कर रहे थे, है ना, अब ओवरऑल हम डेवलपमेंट, सामग्रिक शिक्षा की बात की जा रही है, वो कैसे बेटर कर सकते हैं।
ठीक है, कि पूरे के पूरे इंडिया के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पर्सन और ऑफ द स्टूडेंट वो कैसे बेटर करें उसके ऊपर फोकस किया जा सके। ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया में भी ना स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत, जैसे हमारे पास कुछ बीमारू स्टेट्स होती है ना, बीमारों की फुल फॉर्म भी आप पता करना, ठीक है जाके, तो ऐसे ही स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत ना कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। वो 6 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड केरला। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि केरला, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 90% से ऊपर हमारी लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे स्टार्स प्रोजेक्ट का यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है ना। तो बेसिक आइडिया बीइंग कि ये एक तरह से आप कह सकते हो अभी पायलट रन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, सो इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट टू लीस्ट की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कुछ जैसे हम बना लेते हैं ना, स्टिग्मा सा बना लेते हैं इस चीज़ को लेकर कि अब फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लीस्ट एडुकेटिव लोग रहते हैं या लिटरेसी रेट बहुत कम है, ये वो, तो बिल्कुल वो एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, सो उस तरीके से उन्होंने रैंडमली स्टेट्स को पिक किया कि कुछ बेटर स्टेट्स परफॉर्मिंग लिटरेसी वाइज। ठीक है, तो उस हिसाब से इनको पिक किया गया। 6 स्टेट्स के अंदर ये स्टार्स प्रोजेक्ट हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक कि समग्र शिक्षा के ऊपर फोकस करना है, एलिमेंट्स जो कि डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, कि कैसे बेटर होना चाहिए नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, कि असेसमेंट सिस्टम्स को कैसे हम बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिशन है हमारा एक परख, जो कि अब परख से क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या परख रहे हैं कि स्टूडेंट का टेस्टिंग सिस्टम, यानी कि पढ़ाई में कैसे टेस्टिंग हो रही है, तो अब उसको मॉनिटर कैसे करोगे, है ना। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो परख के अंडर वो होगा वो नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हो, क्लासरूम में उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेटर हो सकती है, इंटरेक्शन बेटर हो सकती है, वोकेशनल एजुकेशन जो है इसकी और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारा जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर हेल्प करता है हमें। साइबर सुरक्षित भारत CSB इनिशिएटिव इसको बोला जाता है। तो CSB इनिशिएटिव में बेसिकली होगा क्या, साइबर सिक्योरिटी भारत के हिसाब से अब आजकल के जो साइबर अटैक्स हैं, राइट, तो साइबर अटैक्स में आपका बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी पार्ट आ जाता है, फिशिंग वाला जो है वो पार्ट आ जाता है। अलॉन्ग विद दैट विमेन की सेफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है, तो साइबर सेल्स को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो उसी इनिशिएटिव को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया जो कि अब साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि नेशनल गवर्नेंस डिवीजन जो है वो अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया 36 CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में एटलीस्ट लोगों को बताया जाए। ठीक है, कई बार कईयों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है ना और पता नहीं लगता, तो मैक्सिमम जनता ऐसी ही है कि फ्रॉड को रोकने के लिए अब क्या है, लोगों तक पहुंचानी है ना बात, सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचनी चाहिए, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके साथ किस किस सिचुएशन में फ्रॉड हो सकता है। तो इस इनिशिएटिव के तहत इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करे साइबर सिक्योरिटी को, अवेयरनेस लेकर आ सके अक्रॉस द गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स एज वेल। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी अगर हम देखें तो जनरली अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, साइबर सेल्स के अलावा भी बाकी डिपार्टमेंट्स तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे, लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, अवेयरनेस पहुंचे। ठीक है, कैपेसिटी जो है उसको बिल्डअप करना है अमंग CISOs, ठीक है, एंड IT ऑफिशियल्स के कैसे हम साइबर थ्रेट की अगर सिचुएशन आती है उसको कॉम्बैट करेंगे। ठीक है, कई बार कंपनी के अकाउंट्स जो है या बैंक्स जो हैं वो खाली हो जाते हैं ना, तो इन थ्रेट्स के साथ थ्रेट क्या है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको कैसे कॉम्बैट करना है। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रिलेटेड जो डेवलपमेंट हमारे पास आई थी कि पहला सेंटर जो साइबर ऑपरेशन सिक्योरिटी का बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, DRDO के द्वारा बनाया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर, एंड इसका ही एक पार्ट रहेगा क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम के तहत अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि साइबर सिक्योरिटी के साथ डील करेगा इन कोलैबोरेशन विद CSB इनिशिएटिव। राइट, बिल्कुल सिंपल सी बात। देन PM आशा स्कीम की बात करते हैं, अगेन फार्मर्स के लिए ही ये अब हमारे पास स्कीम है। तो PM आशा स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई थी इन द ईयर ऑफ 2018, सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। कि इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करते हैं कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिए जा सके फार्मर्स को। रेम्यूनरेटिव प्राइसेस में वही है कि मनी रिलेटेड अब जितना भी हमारे पास प्रॉब्लम आता है दैट इज कि अगर फार्मर्स को जनरली MSP नहीं मिलता कई सिचुएशंस में, या जितना उन्होंने इनपुट लगाया है उस हिसाब से आउटपुट के तौर पे जब उनकी खेती या फसल होती है, हार्वेस्ट होती है, कटाई होती है, उनको उतना अमाउंट जो है वो नहीं मिलता है, रेम्यूनरेशन नहीं होता है। तो अब नेक्स्ट साइकिल के लिए अगर उसको इनपुट लगाना भी है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि फार्मर जो है पैसा बाहर से उठाते हैं या आड़तियों से उठाते हैं। तो इस तरीके से अब रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है, कैसे कि आप उनकी जो हार्वेस्ट है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, उनको प्रोक्योरमेंट के लिए बोलें कि सरकार इतनी की इतनी % आपका
के बेसिस पे आपकी जितनी भी फसल होती है वो प्रोक्योर करेगी ही करेगी। तो बेसिकली पीएम आशा स्कीम जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि फार्मर्स के लिए डिजाइन की गई है। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे एक चीज को मेंशन करना है, किसके रिलेशन में है, पल्सेस के रिलेशन में, ऑयल सीड्स के रिलेशन में एंड कोपरा के रिलेशन में। कोपरा इज बेसिकली जो कोकोनट का वो पार्ट जिससे कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज कोपरा, उसके भी बेसिस पे यहाँ पे पीएम आशा स्कीम जो है इंक्लूड इसको करती है। तो इंक्लूजन में पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा आते हैं। तो ये यहाँ पे पीएम आशा स्कीम लागू होती है। तो अब वेरियस मैकेनिज्म्स है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट प्राइस आप दे रहे हैं, प्राइस डेफिशिएंसी अगर आती है पेमेंट्स के अंदर तो वो सरकार पूरा कर देती है। मार्केट के अंदर इंटरवेंशन करती है। क्यों? क्योंकि अब इंटरवेंशन के तौर पर हम देखते हैं कई बार स्टॉक पाइलिंग होती है ना, कि ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए लोग मतलब लोग जो है एक जगह बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है इकट्ठा कर लेते हैं कि डिमांड जो है वो तो रहेगी अब खाने की, है ना, पल्सेस के, ऑयल सीड्स की भी या किसी भी तरह के ऐसे प्रोड्यूस की। तो वहाँ पे अब जब डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई इतनी नहीं होगी, तो इन दैट केस आप हाई प्राइसेस पे उसको बेचेंगे। तो ऐसी सारी मार्केट इंटरवेंशंस जो है वो सरकार को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अब पीएम आशा की इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली किसके साथ है कि अब प्राइस सपोर्ट दिया जाएगा, स्टेबलाइजेशन फंड को क्रिएट किया जाएगा कि इनकेस मार्केट में प्राइसेस ड्यू टू इंटरनेशनल फोर्सेस आल्सो अगर इफेक्ट होते हैं, इंपैक्ट उसका इंडिया में पड़ता है, तो स्टेबलाइजेशन फंड यहाँ पर होगा, ठीक है। अब प्राइस डेफिशिएंसी जो है उसके हिसाब से पेमेंट स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी यहाँ पर है। तो प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें लिमिट्स के हिसाब से 25% नेशनल प्रोडक्शन कैप है फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा एंड 100% प्रोक्योरमेंट होगी कौन सी जो हमारी पल्सेस की, तूड़, उड़द एंड मसूर, ठीक है। इंक्रीज गारंटी है कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट 45,000 करोड़ का होगा ही होगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तौर पे बफर स्टॉक्स जो है वो मेंटेन करेंगे पल्सेस के लिए, अनियन के लिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये चलता रहेगा। स्टॉक जो है इस टाइम पे वो सरकार रखेगी, स्टॉक पाइलिंग नहीं करेगी, स्टॉक रखेगी। देन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत 25% प्रोडक्शन जो है उसकी कवरेज बढ़ा दी गई है। डायरेक्ट पेमेंट्स जो है वो फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स में जाएगी, मिडलमैन को यहाँ पे हटा दिया गया है। देन टॉप क्रॉप्स जिसमें अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कॉस्ट या कॉस्ट कवरेज जो है वो सरकार ही कर रही है। एंड प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम जो है अब कवरेज उसकी 40% जो है वो स्टेट की प्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पर बढ़ा दी गई है एंड एक्सटेंड कर दी गई है 4 महीने से, ठीक है। 4 महीने तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है। अब स्पाइस स्कीम की बात करते हैं। तो स्पाइस स्कीम से आपको पता लग रहा होगा कि ये स्पाइसेस के लिए है। तो इंडिया तो अगर हम पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें स्पाइसेस के लिए जाना जाता था एंड टिल डेट अगर हम देखते हैं कि स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के तौर पे इंडिया इज द हब, ठीक है। तो अब उसी स्पाइसेस को हम यूटिलाइज क्यों ना करें, ठीक है, टू अर्न द मार्केट या टू कैप्चर द मार्केट एज अ होल। ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो एक्सपोर्ट्स भी उस हिसाब से बढ़ाएं। एक्सपोर्ट अगर आप तब करेंगे कि आप कंट्री की डिमांड को फुलफिल भी कर रहे हैं, बट अब उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास उतना सरप्लस हो। अब सरप्लस जो है होने के बाद भी इतना सरप्लस में भी ना हो कि पूरे के पूरे जो डिमांड है उसको आप पूरा कर पाएं, ठीक है। तो स्पाइस स्कीम के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली अब जो आपकी जो डिमांड मैंने आपको बोला कि अगर आप वो फुलफिल करना भी चाहते हैं तो आपको प्रोडक्शन आपकी कंट्री के अंदर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सिमिलर तरीके से स्पाइस स्कीम का यही एम है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अप्रूव की है। स्पाइस की फुल फॉर्म सुन लीजिए, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब पूरा नाम देख लीजिए, सस्टेनेबिलिटी सब अब हमारी स्पाइस के सेक्टर में, थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो एक्सपोर्ट के साथ मेजरली ये डील करेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव यही है स्पाइस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है एंड स्पेसिफिकली ये कार्डेमम की प्रोडक्टिविटी से लेकर है, कार्डेमम इज इलायची, एंड अपग्रेड करना है कि हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी है वो उसी हिसाब से ही मेंटेन रहे, ठीक है। हार्वेस्ट करने के बाद से लेके जब तक वो मार्केट में पहुंच रहा है, या आप कह सकते हो जब तक वो अब किसी दुकान की शेल्फ पे जो कि आउटसाइड इंडिया है एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी फ्रेशनेस, उसकी क्वालिटी वहीं पे तक वहाँ पे भी मेंटेन रहे जैसे वो पोस्ट हार्वेस्ट थी, ठीक है। तो वैसे के वैसे आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो आपको क्वालिटी चेक्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट द स्पाइस स्कीम इज एमिंग टू डू। एंड लॉन्च जो है ये सितंबर 2024 में हुआ था एंड 2025-26 तक ये चलेगा। एंड ऑफ 15th कमीशन जो हमारा फाइनेंस कमीशन है तब तक ये चलेगा। अब इसका की कॉम्पोनेंट यही है कि वैल्यू एडिशन करनी है हमने किसमें, कि हमारी जो स्पाइस सेक्टर है वो एक्सपोर्ट्स में और ज़्यादा डोमिनेट करे यहाँ पे, है ना। उसका जो अभी कवरेज है बेसिकली हमारा जीडीपी के अंदर, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए
स्पाइसेस विल हेल्प। दूसरा, क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस जो हैं हम प्रोवाइड करें, क्योंकि क्वालिटी चेक की मैंने यहाँ पे बात की, वो करें। तीसरा, अब हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, जीआई टैग हम स्पाइसेस के लिए ले सके। क्यों? क्योंकि अगर हम डोमिनेट करेंगे, स्पेशलिटी तो इंडिया की है ही, बट अगर आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जैसे स्कीम यूपी के अंदर चली थी, है ना, तो इसी तरीके से अब स्पाइसेस को लेकर भी डिफरेंट जो एरियाज है वो इंडिया के फेमस होते रहे, मोनोपोली काइंड ऑफ बना सके, ताकि एक स्पेसिफिकेशन जो है, एक स्पेसिफिक एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया जो कि इंडिया के अंदर ही हो, वो उसे मिले। ठीक है, तो बेसिक्स आइडिया यही है। स्पाइस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे फॉर एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट, कि कोई नए लोग अब इस चीज़ के बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स एक्चुअली में यहाँ पे इंक्यूबेट करने के लिए नहीं है, कि अगर आपको यहाँ पर हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज रिक्वायर्ड, या स्टार्टअप कैसे करना है, तो वैसे सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि आपको ट्रेनिंग मिल सके कि कैसे कैसे काम करना है। कार्डेमम फोकस एरियाज के ऊपर यहाँ पे ज्यादातर ध्यान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कार्डेमम जो है या इलायची की जब हम बात करते हैं, सबसे महंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी क्या, सबसे ज्यादा रेट उसी का होता है। सैफरन तो चलो है ही, बट सैफरन इज नॉट वन ऑफ द, यू कैन से के इज रेडिली अवेलेबल स्पाइस। ठीक है, बट अगर हम बात करें कार्डेमम की, तो कार्डेमम का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू, या प्राइस की जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर स्पाइसेस जो कि ज्यादातर रूटीन में यूज होते हैं, वो अब ज्यादा बिकता है। सबसे ज्यादा महंगा उसमें कार्डेमम ही है। कार्डेमम फोकस एरिया जो है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर, किसके थ्रू, दैट इज रीप्लांटिंग, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, वाटर सोर्स डेवलपमेंट और माइक्रो इरिगेशन के थ्रू यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो ये कार्डेमम फोकस एरियाज जो हैं उनके ऊपर यहाँ पर ग्रोइंग की बात की जा रही है, आप कह सकते हो उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो टारगेट ग्रुप्स यहाँ पे क्या हो, कौन से होंगे, किनको हेल्प करनी है यहाँ पे? जो फार्मर्स के ग्रुप हैं जिनको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द स्पाइसेस, या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मदद यहाँ पे करनी है। टारगेट ऑडियंस हमारी वो है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, जो स्कीम जिसकी मैंने आपकी बात की थी कि इसके थ्रू हम जीआई टैग्स लेके आना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब क्लस्टर्स, अब ऐसा तो है नहीं है ना कि जो कार्डेमम सिर्फ उगाने में ही इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, नहीं, तो जो उसकी सप्लाई चेन में रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके लिए भी वो इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे। यानी कि फार्मर्स जो उगा रहे हैं वो भी, अगर उसमें अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, यानी कि हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ अलग है। अगर आपके खुद के खेत हैं तो अब आपको हेल्प मिलेगी। आप सप्लाई चेन में कहीं पर भी हेल्प कर रहे हैं, या आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो भी आपको वो इंक्यूबेशन के सेंटर के थ्रू हेल्प मिलेगी। वो भी हमारा टारगेट ग्रुप का यहाँ पे पार्ट रहेगा। एलिजिबिलिटी यही है कि वही एक्सपोर्टर्स जो वैलिड सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस होंगे, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस फॉर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनके लिए रहेगी ही रहेगी, फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी रहेगी, बट उनके पास वो वैलिड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। 1987 में ये एस्टैब्लिश किया गया था अंडर स्पाइसेस बोर्ड एक्ट ऑफ 1986। एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, कोची के अंदर ये बेस्ड है, जो कि केरला में है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्डेमम इंडस्ट्री एज अ होल स्पेसिफिकली एंड एक्सपोर्ट ऑफ अदर 52 स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जा सके। तो बेसिक सी बात है, ये कार्डेमम के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ अदर 52 स्पाइसेस जो कि हैं। देन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइवस्टॉक सेक्टर। तो अब ऐसा होता है ना कि हम सरकार बोलती है कि जो भी फार्मर्स हैं उनकी हम हेल्प करेंगे, बट जो लाइवस्टॉक सेक्टर के साथ यहाँ पे डील करते हैं उनके लिए तो उनकी आई चलाई जो है वो उस लाइवस्टॉक यानी कि उन जानवरों की, मवेशियों की वजह से ही हो रही है। तो उनको भी जब मेले लगते हैं ऐसे, तो उनकी भी सेल परचेज होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी वो जो मवेशी हैं या जो जानवर हैं, जैसे गाय हो गई, ठीक है, भैंस हो गई, तो उनकी भी यहाँ पे क्रेडिट जो है गारंटी की स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वो भी या तो कर्जा लेने से बचे, तो इससे बेटर है सरकार कह रही है कि हम हेल्प करेंगे आपकी। तो इसमें फिशरीज भी इन्वॉल्व होगी, एनिमल हस्बेंड्री एज अ होल, डेयरिंग इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होती है। एंड ये एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत मिनिस्ट्री ऑफ, आप कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज के अंदर, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। एम यही है कि क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट लाइफ स्टॉक सेक्टर हमने ग्रो करना है। यहाँ पे क्रेडिट फ्लो हो सके एमएसएमईज के लिए भी इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो एक्चुअली में अब इसका वही बात है ना कि हमें हेल्प करना है, किसको? एनिमल हस्बेंड्री को, फिशरीज को भी ग्रो करना है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करते हुए सरकार चाहती है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं उनके पास पशु मवेशी रहते ही रहते हैं, है ना, तो उनको वहाँ से भी हेल्प मिलती है, वहाँ से भी एड मिलती है।
तो उस चीज को भी यहाँ पे फोकस किया जा सके। क्रेडिट गारंटी का एक फंड ट्रस्ट यहाँ पे बना दिया गया, फंड है, बनेगा, ठीक है, बन चुका है फंड, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ यहाँ पर मिलकर ये काम हो रहा है विद अ ट्रस्ट वर्थ ऑफ 750 करोड़। तो जो ट्रस्ट है वो 750 करोड़ के बेसिस पे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। अब क्रेडिट गारंटी जो है वो 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज जो कि एमएसएमईज को यहाँ पर दी गई हैं। अब AHIDF जो कि यही है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो एक तरह की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी है। यानी कि जैसे अगर आप इको पढ़ेंगे ना जब भी, तो आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में पता लगेगा, तो उसी तरीके से ये भी एक स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम क्या चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस चाहते हैं हम इन द डेयरिंग सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में, फिशरीज के सेक्टर में, ठीक है, कि खुद से ही हम अपना इतना ज्यादा हम क्या कहते हैं कि सेल्फ रिलायंट हो जाए, अपने ऊपर ही इतना ज्यादा क्या कहते हो कि खुद से ही हम इतना सक्षम बन जाएं एज अ होल कि हमें किसी और से इंपोर्ट करने की चीज़ें ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब टेन्योर रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है 2025-2026 पे। फीचर्स यही हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 3% है, लोन कवरेज जो है 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो स्केड्यूल्ड बैंक से लिया है एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे पैसा जो है वो एक्सटेंड किया है। देन एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, EIACP इसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है ये डायरेक्टली। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे अब इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्लान है वो एक्शंस हैं उसको कैसे रखना है, लोगों तक आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। हालांकि अब तो बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, बट कई बार छोटी मोटी गलतियां सब करते हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता था कि अब जो कोई टिश्यू पेपर होता है, नैपकिन होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है मिक्सिंग होती है प्लास्टिक की भी, ठीक है। सो इस इन दैट केस ऑल्सो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो है लोगों को पता होना चाहिए, है ना, तो अवेयरनेस उसी हिसाब से जब तक कोई नहीं बताएगा। तो इनहांस करनी है कैपेसिटी बिल्डिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी। तो की फीचर्स यही है कि फंड इसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड अलाइन किया है विद मिशन लाइफ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाते हुए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो इसको मिशन लाइफ बना दिया गया। फैसिलिटेट करना है डाटा कलेक्शन, एनालिसिस क्या क्या है कि इन्वायरमेंटल इशूज क्या क्या हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एंड प्लान ऑफ एक्शन एक्चुअली में होगा क्या। एंड ये इनकॉर्पोरेट करता है बेस्ट एस्पेक्ट्स एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन स्कीम के भी, कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाएगी, जो सिस्टम जो इंफॉर्मेशन सारी की सारी कलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट एस्पेक्ट्स क्या हैं वो बताए जाएंगे, प्लान ऑफ एक्शन सस्टेनेबल क्या रहेगा वो बताया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। देन क्लीन प्लांट प्रोग्राम बेसिकली हमारा हॉर्टिकल्चर के साथ डील करता है। तो अब क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है हॉर्टिकल्चर में एक बजट उसको ले डाउन इस बार किया गया है, बजट आउटले उसका बढ़ा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हॉर्टिकल्चर की जो क्वालिटी है वो उसे और बेटर करना है, ठीक है, उसको हमें हाई क्वालिटी बनाना है, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज करते हुए, यानी कि बेटर क्वालिटी के या तो हमारी सीड्स हों या फिर सैपलिंग्स उसी हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो कि हम ग्रो कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हमें एक वायरस फ्री सैपलिंग या सीड चाहिए होगी। तो इसके हिसाब से फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनकी क्रॉप यील्ड भी बढ़े एंड क्रॉप की हेल्थ भी बढ़े एंड क्रॉप की क्वालिटी भी बढ़े। तो क्वालिटी बढ़ेगी ना, इससे एक फायदा ये भी होगा कि एक्सपोर्ट के लिए वो जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है वो एलिजिबल हो जाएगी। तो इससे सरकार को क्या होगा, ओवरऑल फायदा होगा। तो इसको लीड कर रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी एग्रीकल्चरल रिसर्च यहाँ पे सोसाइटीज बनी होती हैं, कॉलेजेस बने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट। कॉम्पोनेंट इसका यही है कि क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे जिनमें से 9 ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट, अब ये स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन पुणे, श्रीनगर एंड बेंगलुरु। तो सर्टिफिकेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंडर क्या होगा, मैंने बताया ना आपको, क्वालिटी चेक जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है। क्वालिटी हाई होगी एंड क्वालिटी चेक इंट्रोड्यूस होगा, वो एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए सीड्स एक्ट 1966 के तहत अब हम फ्रॉम द बेसिक्स ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे कि बेटर क्वालिटी सीड्स या सैपलिंग्स लगाई
जाए। तो सर्टिफिकेशन उनको मिलेगी, उसके बाद ही उसे इंश्योर किया जाएगा कि फार्मर्स तक वो फील्ड में पहुंचे फॉर प्लांटेशन। एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के तौर पे ऐसी नर्सरीज को प्रोपोगेट किया जाएगा जो वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करती हो। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा था, वो एक्चुअली में है क्या, उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। वो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014-15 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, स्पाइसीज है, फ्लावर्स, अरोमेटिक प्लांट्स एंड कोकोनट, कैशू एंड कोको जो है, इनका हमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, ठीक है। एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर ये आता है, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। अब ये मिशन के तौर पे अगर हम पैसे की बात करते हैं तो वो स्पेशल फोकस रख रहा है नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन रीजन्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल, आप कह सकते हो कि आप सेब की बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फ्रूट्स या अरोमेटिक प्लांट्स, जैसे अगर हम अब केसर की बात करते हैं, सैफरन की बात करते हैं, तो रिलेटिवली वो भी कश्मीर में ही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज है कि सैफरन को ग्रो करने की बात कहीं और भी की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, है ना, तो वो अभी पायलट रन पे चल रहा है बेसिस पे प्रोजेक्ट। तो बट इसी की तरीके से जो अभी हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन रेंज है उसके ऊपर स्पेशल फोकस यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसी के तौर पर बैम्बू के लिए नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर ही आता है, जो बैम्बू कल्टिवेशन के साथ यहाँ पे जो है को रिलेटेड है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि कोकोनट सेक्टर को यहाँ पर ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, हेडक्वार्टर उसका कोची केरला, हम पहले पढ़ चुके हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, जो कि अब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है नागालैंड के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके फार्मर्स के लिए। अब जो हमारा NHB है वो 1984 में स्टैब्लिश हुआ था गुड़गांव के अंदर। एंड इंडियन हॉर्टिकल्चर के अगर हम फादर की बात करें तो MH मारीगोड़ा है, ठीक है। देन नमस्ते स्कीम की बात करें तो फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपल जो कि अब सैनिटेशन के साथ यानी कि मैनुअल स्केवेंजिंग के साथ यहाँ पर जो है रखते हैं साथ में ताल्लुक, है ना, या खुद मैनुअल स्केवेंजिंग कर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है तो हम कई बार देखते हैं ना कि मैन होल्स के अंदर लोग खुद से काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग मैनुअल स्केवेंजिंग करते हुए मर भी जाते हैं, है ना, क्योंकि टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं, तो इसी वजह से लोग मरते भी हैं। तो ये फर्टिलिटी रेट को जीरो करने का यहाँ पे मिशन सरकार का है कि अचीव आउटकम्स लाइक जीरो फर्टिलिटीज इन, जो कि लोगों की या वर्कर्स की जो कि सैनिटेशन के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है इन इंडिया के अंदर। एंड नो सैनिटेशन वर्कर्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन फीकल मैटर, एंड ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक जो सैनिटेशन वर्कर का है वो मैकेनाइज्ड तरीके से होगा। एंड दे विल हैव टू असेस एन ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ढूंढना इज स्टिल बेटर देन डूइंग मैनुअल स्केवेंजिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में वो ह्यूमन फीसेस के ना आए। तो नोडल मिनिस्ट्रीज की यही है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो प्रीवियस स्कीम जो है इसके बदले जो कि एग्जिस्ट करती थी, जिसको इसने रिप्लेस किया है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, राइट। तो ये नमस्ते स्कीम उसी के लिए है। देन पालना स्कीम की बात करते हो तो पता ही लग रहा है पालना बच्चे के लिए होता है ना। तो जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जितनी भी विमेन है एंड स्पेशली जो अब वर्किंग वुमेन हैं जो कि अपने बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं रख पाती हैं, उनको इतना ज़्यादा नर्चर नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिस में वो भी काम करते हैं, तो ये उनके लिए पालना स्कीम है। तो 2022 में ये लॉन्च की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रीवैम्प किया कौन सी जो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी, दैट वाज नेशनल क्रेच स्कीम अंडर द मिशन शक्ति जो एग्जिस्ट करती थी। तो अब इसके अकॉर्डिंगली इसकी नोडल एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही आएगी। तो बेसिकली इसका एम यही है कि क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज आंगनवाड़ी कम क्रेचेस के थ्रू प्रोवाइड की जा सके। तो सरकारी होगा, ट्रस्ट उस हिसाब से ज्यादा होता है। एंड वुमेन जो कि अब वर्क फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनको भी एक संतुष्टि हो कि हमारा बच्चा एक सेफ जगह पे है, ठीक है। तो अब टारगेट बेनिफिशरीज यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। अर्बन एरिया जहाँ पे लिमिटेड फैमिली बेस्ड चाइल्ड सपोर्ट होता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फैमिली से दूर रहकर जितनी भी अब वर्किंग वुमेन है उनके पास पीछे में भी पहले तो दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे, अब तो ऐसा सिस्टम रहा नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए यहाँ पे या उन मदर्स के लिए ये हेल्प करने के लिए जो है पालना स्कीम निकाली गई है, वर्किंग मदर्स के लिए स्पेसिफिकली है। फंडिंग की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर्ड स्कीम नहीं है। फंड शेयरिंग की बात करें तो सेंटर एंड स्टेट्स यूटी या एनजीओ के बेसिस पे 60, 30 एंड 10 है। तो यहाँ पे 3 लोग या 3
आप कह सकते हो स्टेक होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एनजीओस, ठीक है, ये तीनों। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वही सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 80% करेगी कंट्रीब्यूट, 10% एनजीओ, 10% स्टेट गवर्नमेंट। यूटीज जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एंड 10% एनजीओ यहाँ पर हेल्प करेंगे, ठीक है, या फंडिंग इसको प्रोवाइड करेंगे। देन फीचर्स है कि क्रेचेस को प्लान किया गया है जिसमें से अराउंड 5300 यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं एंड ये अब संबल सब कॉम्पोनेंट मिशन शक्ति का ही पार्ट है। सिंस मैंने आपको बताया ना रिवैम्प किया गया यहाँ पे जो हमारा नेशनल क्रेच स्कीम को, जो कि मिशन शक्ति के अंदर आता था, तो ये भी ऑब्वियसली बात है मिशन शक्ति के अंडर ही आएगा। अब ये सबस्यूम किसको करता है, यानी कि ओवरराइड किसको करता है, नेशनल क्रेच स्कीम को, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आंगनवाड़ी कम क्रेच फैसिलिटीज के ऊपर इसका फोकस होगा एंड एसओपीज जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं वो मॉनिटर करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे कि किस तरीके से काम किया जाना है। तो एक प्रोसेस जो है ऑलरेडी कि बच्चे को कैसे रखा जाएगा, किस सिचुएशन में रखा जाएगा, किस तरीके से उसकी केयर हैंडलिंग होगी, तो ये प्रॉपर एसओपी ले डाउन की जाएगी। चाइल्ड केयर सर्विसेज में एक्चुअली में क्या क्या इंक्लूड होगा, डे केयर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। बेसिक सा पॉइंट यहाँ पर किया गया है ले डाउन। अब सीडीपी सुरक्षा की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर के साथ ही डील करेंगे। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो फार्मिंग करते हैं उन फार्मर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं टू फार्मर्स। इंस्टेंट यहाँ पर बैंक ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि हम सिक्योर करेंगे हॉर्टिकल्चर को फॉर फार्मर्स, ठीक है। अब बेसिक पॉइंट यही है कि अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट देना भी चाहते हैं तो फार्मर्स जो हैं वो क्या करेंगे, दो बेनिफिट्स होंगे यहाँ पे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स होंगे या दूसरी चीज़ है कि आप वाउचर्स प्रोवाइड कर दीजिए कि जब भी आपको जरूरत हो वो वाउचर को आप अवेल करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दूसरे केस में यहाँ पे अगर दूसरा केस जो है वो यूज होता है कि एनपीसीआई अगर हम देखें तो उन्होंने RUPI जो रुपी है वाउचर्स अब वो देंगे टू दोज फार्मर्स एंड वहाँ से उसे अवेल किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सब्सिडी मिल सकती है। नॉट इवन सब्सिडी, उनको कहें कि उनका वो अमाउंट है वो कम हो जाएगा उससे डायरेक्टली, है ना। तो एनपीसीआई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड की, ठीक है। देन बैंकिंग सोल्यूशन विदाउट इंटरनेट, देन BBPIIMPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड UPI जो है वो हमारे पास एनपीसीआई ऑलरेडी हमें दे रही है। देन फार्मर ID जो है बेसिकली ये रुपी वाउचर के लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। तो वाउचर जो है सिंस मैं यहाँ पे ये सर्विसेज क्यों बता रही हूँ एनपीसीआई के द्वारा, क्योंकि ये वाउचर्स जो है वो ऑफलाइन, क्योंकि अब बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको फ़ोन प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आता तो वो ऑफलाइन मोड से भी इसको इजीली अवेल कर सकते हैं। तो अब इसके लिए चाहिए क्या क्या होगा, फार्मर ID दैट इज़ किसान पहचान पत्र चाहिए होगा। इससे अब फ़ायदा क्या होगा कि एक तो बैंक अकाउंट बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो अब फार्मर अब हॉर्टिकल्चर के साथ डील कर रहा है उसके लैंड रिकॉर्ड्स होंगे। लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो भी इंटीग्रेटेड होंगे, ठीक है, उसी के साथ उनका एक पहचान पत्र के साथ। एंड सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पता लगेगा धीरे धीरे लोगों को कि डिजिटलाइजेशन है क्या। तो यहाँ पे 3-fold पर्पस जो है वो सॉल्व हो रहा है। दैट इज कि अब ऑब्जेक्टिव फार्मर ID किसान पहचान पत्र का यही है कि यूनिक आइडेंटिटी फार्मर्स की बनाई जाएगी जो कि आधार से सिमिलर होगी। अब एग्री स्टैक का ये पार्ट है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एग्री स्टैक है क्या। अभी देख लो कि ये फार्मर की डिटेल उनकी स्टेट के लैंड रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर मैच करेगी, क्रॉप्स जो वो सो करते हैं एंड बेनिफिट्स जो उन्होंने अवेल किए हैं। एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड जियो रेफर्ड विलेज मैप्स ताकि वो लिंक कर सके फार्मर्स को विद देयर लोकेशन डाटा, ठीक है। कि अब आपस में कोलैबोरेट करके अगर फार्मर्स को काम करना है तो उनको वो टैग प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप आपस में एक दूसरे को लोकेट भी कर सकते हैं इन केस कोई हेल्प चाहिए हो, कोई कोलैबोरेशन करनी हो, कोई नया इनिशिएटिव अगर आ रहा हो तो वो नोटिफाई करने के लिए भी। तो अब फार्मर्स की रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉप की डिटेल्स पता होनी चाहिए। फैमिली डेटा इन केस द फार्मर पासेस अवे फॉर एग्जांपल, तो वो उनकी फैमिली जो उनके नॉमिनी है, उनकी वाइफ हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। आधार लिंक्ड IDs तो उससे आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाएगा एंड एक्सेस जो है बेनिफिट एंड सब्सिडीज के फार्मर्स को देने में आसानी होगी रिलेटिवली, ठीक है। तो अब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन स्कीम है जिसके अंडर एग्री स्टैक आता है जो कि कोलैबोरेट करके यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो एग्री स्टैक जो मैंने आपको बताया था ये डाटा जो है फार्मर्स का, उनकी क्रॉप्स का, वो सब इंटीग्रेट करके एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम में रखेगा, डेटा सेव करेगा एंड बेनिफिट यही है कि इंप्रूव करेंगे इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड कृषि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो सैटेलाइट इमेजरी को यूज़ करके क्रॉप
कौन सी उगाई जानी चाहिए, क्या चेंजिंग पैटर्न है, क्या आने वाले टाइम में पेस्ट का थ्रेट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, तो वो जियो टैगिंग के बेसिस पे या हमारे पास जितनी भी सैटेलाइट्स अभी अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू दोज एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, तो रिसर्च IA के बेसिस पे यूनिक यहाँ पे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत तेज बरसात हो, सो हार्वेस्टिंग का अगर टाइम है तो आपको उसी तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आने वाले जितने भी अब स्टॉर्म्स हैं, पेस्ट हैं, तो उसके लिए पेस्ट का अगर हम कहें इन्फेस्टेशन होने के चांसेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करने में आपको आसानी होगी, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी बीइंग अ फार्मर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम AMDCF स्कीम की बात करते हैं। अब इंडिया के मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये डील करता है, तो बेसिकली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज। तो पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में स्कीम पढ़ी थी दैट वाज टू हेल्प द डिसेबल्ड एंड ओल्ड एज पीपल, ठीक है, जिनको डिजीज थी, है ना, या किसी भी तरह की एज रिलेटेड प्रॉब्लम थी। बट यहाँ पे अब हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है सरकार। पर्पस यही है कि सेल्फ रिलायंस इन मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि अब यहाँ पे हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं किसमें, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में ही, इंडिया के अंदर ही। टेन्योर यही है 24 से लेकर 27 तक, 2024 से 2027 तक। कंपोनेंट यही है कि कॉमन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज तो बेसिक से बेसिक इंडिया के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे सिट भी देख रहा है एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं फाइनेंशियल एड एंड टेस्टिंग लैब्स के थ्रू। ठीक है, अब इसका बेसिकली मीनिंग यही हुआ कि मेडिकल डिवाइसेस के जो क्लस्टर्स हैं, एक कुनबा आप कह सकते हो, या डिफरेंट जगह पे मिलकर उनको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, ताकि अब फाइनेंशियल एड भी मिल सके सरकार की तरफ से भी, जो कि मिल ही रही है, एंड टेस्टिंग लैब्स भी हो सके ताकि इजीली डिटेक्ट की जा सके बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या पॉइंट्स तभी लगेंगे ना, मैन्युफैक्चरिंग बेटर होगी तभी वो लैब्स लगेंगी। ठीक है, तो वो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के साथ या उनको बूस्ट करने के लिए, सेल्फ रिलायंट करने के लिए जो है डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के अब हम क्या चाहते हैं, प्लांट्स लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो उसके लिए असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की। अब ये असिस्टेंस जो है 70% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट वो अब हिमालयन स्टेट्स के लिए। टेस्टिंग फैसिलिटी असिस्टेंस सपोर्ट्स फिर 70% ऑफ द कॉस्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स। SPV फॉर्मेशन मिनिमम 5 मैन्युफैक्चरर्स चाहिए हमें, 51% इक्विटी बाय एंटरप्राइजेस। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की बात कर रहे हैं कि 16th इंस्टॉलमेंट PM किसान की यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो कर दी गई रिलीज। ठीक है, तो अब ये PM किसान भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। फाइनेंशियल एड यहाँ पे बेसिकली किसको प्रोवाइड की जा रही है, PM किसान से तो हमें पता ही है ना कि किसान के साथ ही डील कर रहा है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए, ताकि वो इनपुट के लिए पैसा, डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उनके लिए यहाँ पर पैसा लगा सके, यानी कि इनपुट कॉस्ट जो है वो बियर कर सके, तो उसके लिए हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर फार्मर्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, देयर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स टू दिस। ठीक है, बट कुछ ऐसे लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं वो PM किसान के अंडर अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनको वो पेमेंट दैट इज़ 2000 रुपीज़ एवरी 4 मंथ्स रिलीज किए जाते हैं, ताकि वो इनपुट कॉस्ट जो है वो अकॉर्डिंगली यूज़ करें। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव यही है कि इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड उनकी जो फैमिली की बात करें अगर वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन को भी दी जाएगी। देन अब लैंड रिकॉर्ड जो है ना बेसिकली रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या झारखंड में है उनके लिए वो ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं वो तो हमारा अब कॉमन ग्राउंड है, वो सरकारी गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो यानी कि सरकारी वो ज़मीन होती है, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके लिए उनके एक्सेप्शन है, तो लैंड रिकॉर्ड्स उनके पास हो नहीं सकते। दूसरी चीज़ बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, कि आपने रजिस्टर किया है या नहीं किया है। रजिस्टर किया है तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की या UT गवर्नमेंट की यहाँ पर रहेगी। सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं किसान पोर्टल के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, या कोई भी कॉमन ऐसा सर्विस सेंटर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी, जहाँ पे आपको पता लगता है कि रजिस्ट्रेशन होती है तो आप करवा सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स आपको देनी है वहाँ पे जो मांगेंगे वो आप दे सकते हैं। देन किसान क्रेडिट कार्ड जो है शॉर्ट टर्म लोन्स आपको प्रोवाइड करता है अंडर द स्कीम, जिसमें आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे क्रॉप, एनिमल एंड फिश रेयरिंग के लिए लोन्स मिल जाते हैं, यानी कि रीजनेबल रेट्स पे, सब्सिडाइज्ड रेट्स पे आप जो है वो
पैसे जो इनपुट कॉस्ट के लिए अवेल कर सकते हैं एज लोन। ठीक है, एडिशनल फीचर्स यही है कि प्रिवेंशन ऑफ फंड डाइवर्जन, आधार वेरिफिकेशन एंड आईटी पेई चेक्स जो हैं वो होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये नहीं है कि ये पैसा जो है लोन का ले लिया 4% के रेट पे एंड इसको कहीं और लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो कि सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम जो है वो रहती है। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कंप्लेंट्स जो है 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजॉल्व होंगी। देन एक्सक्लूजन्स इसके अंदर कौन सी हैं? हायर इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप्स, जिसमें टैक्स पेयर्स आते हैं, प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशनल, लैंड होल्डर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो अवेलेबल यहाँ पर, सॉरी एलिजिबल यहाँ पर इस केस में नहीं होंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा अमीर फार्मर्स जो हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो टैक्स भरने में सक्षम है, तो वो ये पीएम किसान के अंडर यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। देन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, औषधि की जब हम बात करते हैं तो ये अब वही बात कर रहे हैं हमारे मेडिसिन के साथ। तो औषधि योजना के तहत अब क्या है, सरकार बेसिकली ना यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये औषधि परियोजना जो है वो जेनरिक मेडिसिन की यहाँ पे आपको बेनिफिट्स बताने के लिए बात करिए, जो कि अब सब्सिडाइज या इवन कई बार फ्री जो है आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर, जो कि हमारे पास सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एंड ब्रांडेड मेडिसिन जो कि सेम सॉल्ट कंटेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो जो अब जेनरिक मेडिसिन है उसमें भी सेम सॉल्ट है। तो सिमिलर तरीके से सरकार चाहती है यहाँ पर कि जो आपके साथ ये गलत होता है ना कि ब्रांडेड मेडिसिन ही बेस्ट है, तो उसके बजाय आप जेनरिक मेडिसिन को भी अवेल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे, लो रेट पे एंड अब इक्वल जो है आपको रिक्वायरमेंट है ऑफ सॉल्ट वो भी प्रोवाइड करती है। तो पर्पस यही है कि क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन जो है अफोर्डेबल प्राइसेस पे टू द मासेस दी जा सके। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अब इसके लिए केंद्र जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर सेलिंग अफोर्डेबल मेडिसिन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया है कि जो अब मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। एक जेनरिक मेडिसिन की कवरेज जो है उनके बारे में नॉलेज तो किसी को हो, ठीक है, कई बार हो सकता है कि अभी वीडियो देख के में भी आपको पता लगे कि जेनरिक भी ऐसी कोई वीडियो के कोई मेडिसिन होती है या ब्रांडेड मेडिसिन भी ऐसी कुछ होती है ना, तो अवेयरनेस आप भी फैलाते रहें। देन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। जनरेट एम्प्लॉयमेंट कैसे, एंटरप्रेन्योर्स को जो कि केंद्र को खोल रहे हैं इन सारे, ठीक है, जो कि एलिजिबल होंगे फार्मेसी के लिए, ठीक है, उनके पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है एंड वो एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं, तो उनके लिए वो केंद्र ये खोल सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन इंसेंटिव यही रहेगा कि 5 लाख का सपोर्ट जो है वो केंद्र ओनर्स को मिल रहा है, 2 लाख का ग्रांट विमेन को, SC ST को, दिव्यांग यानी कि डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स को और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर दिए जाएंगे जो करना चाहते हैं इसमें काम। अब यहाँ पे मेजर यहीं पे चंक यही रहेगा कि क्वालिटी चेक। जेनरिक तो हम बोल ही रहे हैं बट अगेन बात मुड़ खिड़ के ना या घूम फिर के जब हम बोलते हैं वो क्वालिटी चेक के ऊपर ही आती है। तो WHO द्वारा प्रमाणित या NABL की सर्टिफाइड मेडिसिन यहाँ पर आपको दी जाएंगी जो कि जेनरिक होंगी। देन ब्लैक लिस्ट करेंगे उन सप्लायर्स को जो अब यहाँ पर टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहे हैं या कुछ भी अगर झोल नजर आता है उनकी डिलीवरी सिस्टम में। अब SAP बेस्ड इन्वेंट्री है, फोरकास्टिंग सिस्टम है बेटर स्टॉक मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे अगर कोई एक्सपायर हो जाती है मेडिसिन तो मैनेजमेंट उसी हिसाब से जो है वो स्टॉक्स रखेगी, ठीक है, यानी कि उसको रोटेशनल बेसिस पे वो चेंज करती रहेगी। इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं इसके कि सुविधा सैनिटरी नैपकिन जो हैं वो अब प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि इको फ्रेंडली होंगे विद जन औषधि सुगम ऐप फाइंड द नियरेस्ट केंद्रास इजीली। सो इन केस कोई भी अगर आप विमेन है या इन केस कोई भी व्यक्ति है जिसको इस चीज की रिक्वायरमेंट हो तो उनको भी आप ये बता सकते हैं। देन उड़ान की बात करते हैं तो उड़ान अगेन बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो हमारी ये अब किसके साथ, एयरपोर्ट्स के साथ बेसिकली डील कर रही है। नॉट ओनली एयरपोर्ट्स, अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जो एयर फंक्शनिंग है, नॉट एयर फंक्शनिंग अगेन, आई एम सो सॉरी, एयरपोर्ट्स के साथ जितना भी फंक्शनिंग है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एयरपोर्ट फैसिलिटेशन यहाँ पे रखते हैं, जिनके प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं, उनके साथ भी यहाँ पे डील करेगा, है ना। तो एयर स्पेस की यहाँ पे थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि नए रूट्स को निकाला जा सके जो कि अनकन्वेंशनल रूट्स हैं, तो उसी की बेसिस पे उड़ान जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है तो उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ऐसा क्यों किया गया है, रीजनल कनेक्टिविटी की बात क्यों है, क्योंकि अब आपने जनरली ना नोटिस किया होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कुछ स्पेसिफिक एयरपोर्ट से ही चलती है ना। इग्नोर कर दीजिए जितने भी हमारे पास मेट्रो सिटीज़ के एयरपोर्ट्स हैं, काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे एयरपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल नहीं है एंड जगह बहुत है। तो इन दैट केस जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी है विद इन इंडिया भी, अगर हम एयरपोर्ट से ट्रैवल करना चाहें या आप कह सकते हो कि सॉरी एयरपोर्ट से नहीं प्लेन से ट्रैवल करना चाहें तो आपके पास अवेलेबिलिटी रहती नहीं है ऑफ एन एयरपोर्ट, है ना।
तो इस तरीके से वो रीजनल कनेक्टिविटी को जोड़ना, अलॉन्ग विद दैट कि जो आपके प्राइसेस हैं टिकट्स के वो भी रीजनेबल होने चाहिए। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है आपकी उड़ान के साथ एसोसिएटेड है, उड़ान स्कीम उसी के लिए ही है। पर्पस यही है कि एयर ऑपरेशंस जो हैं वो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड रूट्स के लिए हों, अब यहाँ पे रीजनल ग्रोथ जो है वो बैलेंस्ड हो एंड फ्लाइंग जो है वो अफोर्डेबल की जा सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा जिम्मा अपने यहाँ पे सिर पे ले लिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये कि सारे के सारे जितना भी अब खर्चा है ना, जब हम बेसिकली बात करते हैं, एक छोटी सी आइडिया आप खुद लगाओ कि सपोज कीजिए एक एयरपोर्ट है मुंबई का, ठीक है, एक एयरपोर्ट है किसी छोटी सी जगह में, आप लगा लीजिए कि सपोज कीजिए कि जहाँ पे अभी एयरपोर्ट जस्ट खुला ही है, फॉर एग्जाम्पल सूरत की बात कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट अभी अगर हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो ज़्यादातर मुंबई में यहाँ पे ट्रैफिक है। सूरत वाली साइड अगर हम देखें इतना यहाँ पे भी एयर ट्रैफिक नहीं है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट, तो दिल पे नहीं लेना इसे, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक है अगर वो मुंबई के अलावा, अब मुंबई से जो फ्लाइट्स जाती हैं अगर वैसे ही सूरत से भी फ्लाइट्स जाएं, वही कनेक्टिविटी अगर सूरत से भी हो तो इन रूट्स को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इन दैट केस अब फ्लाइट्स मुंबई के अलावा सूरत से भी फ्लाई करें, उसके लिए एक कॉस्ट आएगी, ठीक है। इस कॉस्ट को कवर कौन करेगा? अब कोई भी प्राइवेट या सरकारी जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि अब चला रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट्स को, एयरवेज हैं जितनी भी हमारी, उनको वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो वो क्यों अपना घाटे का नुकसान, यहाँ पे घाटा करेंगे या नुकसान क्यों करेंगे अपना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी गैप्स, ठीक है, कि अगर आप नए रूट्स भी चाहते हैं बनाना कि इंटरनेशनल रूट्स पे भी हम चलाएं एक फ्लाइट, है ना, तो इस तरीके से वो जो कॉस्ट उसकी पड़ेगी, आप चाह रहे हैं एक तरफ से अफोर्डेबल भी हो वो जर्नी एंड इसके अलावा वो कॉस्टिंग भी उस हिसाब से ज़्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है। तो ये गैप जो है वो फिल कौन करेगा? वो सरकार यहाँ पे फिल करेगी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू कंसेशनल रेट पे, एंड जितने भी गैप्स पड़ते हैं वो सरकार चाहती है कि हम खुद फुलफिल करेंगे। यहाँ पे आप जो है नए नए जो एयरपोर्ट्स हम इस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना, नॉट इवन डाइवर्ट करना, नए रूट्स को यहाँ पर बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इससे जो ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे सपोज कीजिए मुंबई के आसपास वाले लोग जो यहाँ पे एयरपोर्ट अवेलेबल अब नहीं है, ठीक है, तो वो स्पेशली मुंबई तक ट्रैवल करते हैं। व्हाट इफ कि 300-400 किलोमीटर्स के अब एक डायामीटर के अंदर वहाँ पे एक और एयरपोर्ट बन जाए, तो मुंबई एयरपोर्ट पे पहली चीज़ तो रश कम होगा, है ना। तो इसी तरीके से वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट एक नई जगह पे, सपोज ए जगह पे कोई एयरपोर्ट खुल जाता है तो वहाँ पे हेल्प भी मिलेगी, है ना, लोगों को, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है। सो इसी तरीके से ये काम करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा सके, एयर कनेक्टिविटी बेटर हो सके Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ के अंदर। देन टेन्योर 10 साल का लेके चल रहे हैं कि हमें इसके अंदर ये काम करना ही करना है। लॉन्च किया गया नेशनल सिविल एविएटरी पॉलिसी 2016 के अंडर, एंड फिजिकल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी है ताकि अब विद इन इंडिया ऑल्सो हमारी रीजनल जो एयर कनेक्टिविटी है वो बेटर की जा सके। एयरलाइंस जो है 50% ऑफ द सीट्स जो है सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, एंड कैप किया गया है एयर फेयर 2500 रुपीज़ 500 से 600 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, कि अगर आप 500 से 600 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपका जो एयर जो फी है, बेस फी की बात की जा रही हूँ, कह रही हूँ, वो 2500 से ऊपर नहीं होगा। इसके ऊपर टैक्सेस जो अलग लगेंगे वो तो है ही है, बट ये एटलीस्ट इतना ही होगा। रीजनेबल जो रीजनल है वो कनेक्टिविटी फंड वो सेल्फ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि अब डोमेस्टिक फ्लाइट के ऊपर जो भी अमाउंट अब पड़ेगा वो फंडिंग के थ्रू जो है वो फुलफिल किया जाएगा। अब फंड जो है वो है रीजनल कनेक्टिविटी फंड, उसके थ्रू यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। देन डिमांड एंड मार्केट बेस्ड मॉडल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर्स हैं वो अब, या एयरपोर्ट्स हैं वो स्टेट्स में कुछ सिमिलर जगह, कुछ लिमिटेड जगहों पे ही अब अवेलेबल है। अब एयरपोर्ट्स जो हैं वो कंसेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री सिक्योरिटी यूटिलिटीज कंसेशनल रेट्स पे, फ्री लैंड फॉर RCS एयरपोर्ट्स एज वेल। रीजनल जो एयरपोर्ट्स डेवलप होंगे उसके लिए फ्री लैंड प्रोवाइड भी की जाएगी। फंडिंग सपोर्ट जो है 80% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, एंड इन दैट केस अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट 10% ही दे रही है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड फॉर यूटीज। एंड अगर हम बात करें
तो 90% यहाँ पर किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वेयर इन केस ऑफ यूटीज अगर हम बात करें तो वो 100% ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो फ्लेक्सिबल रूट सिलेक्शन यहाँ पर हो ताकि जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी अवेलेबल हो, कि मैं बोलती हूँ कि मुझे ए जगह से बी जगह जाना है बट मेरे को वाया सी होके नहीं जाना है, ठीक है, एक डायरेक्ट तरीके से जाना है, तो उस मतलब इस तरीके से रूट्स को चूज करने का एक ऑप्शन जो है वो एक कंज्यूमर के पास हो, ठीक है। तो अब की इनिशिएटिव्स क्या हैं कि लाइफलाइन उड़ान जो है वो कोविड के साथ थी, ठीक है, कोविड-19 के लिए स्पेसिफिकली चलाई गई थी। कृषि उड़ान जो है फार्मर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हेल्प कर रहा था, ठीक है, इस्टेब्लिश भी किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। देन इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके हेल्प कर रही है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऑलरेडी ये बहुत सारी स्कीम्स अगर चल चुकी हैं विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या आप कह सकते हो इंडिया के बाहर भी या विद इन इंडिया ऑल्सो, कि इसको हेल्प भी जो है इसको पायलट रन पे बेसिस पे चला के देख चुके हैं, ठीक है। सो अब वाई नॉट द पैसेंजर्स, ठीक है, तो अब ये जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कराने की बात की जा रही है। देन सुकन्या समृद्धि योजना, दैट इज द लास्ट स्कीम विच वील बी लर्निंग, दैट इज फॉर ब्राइटर फ्यूचर फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो पहली चीज, सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली अब लिमिटेड है टू 2 गर्ल चाइल्ड्स, ठीक है, गर्ल चिल्ड्रन, बेसिकली 2 गर्ल चाइल्ड बोल देंगे पर फैमिली, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वही एक आप अकाउंट खोलते हैं, वहां पे पैसे आप भरते हैं, तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली ज़्यादा है, जो कि इनिशियली 8% था, वो 8.2% कर दिया गया इन जनवरी मार्च 2024 के क्वार्टर के बाद से। तो अब उसके अंदर कुछ कुछ आपको बेनिफिट्स यही मिलते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो अब पर्पस यही है कि वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। एंड बेनिफिशरीज मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली, देन लिमिटेड ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड ये होगा। ऐसा नहीं है कि फादर ने भी खोल लिया मदर ने भी खोल लिया, एक ही अकाउंट यहाँ पर होगा। तो एक तरह से स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड, ताकि उसके एजुकेशन उसके मैरिज के एक्सपेंसेस को यहाँ पे कवर किया जा सके। एंड इसके बेसिक यही है कि अकाउंट को खोलेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर या नोटिफाइड ब्रांचेस जो कि इसको केटर करती हैं स्कीम को, वहाँ पे आप खोल सकते हैं। एंड अकाउंट जो है पर फैमिली अप टू 2 गर्ल्स ही होंगी। देन अकाउंट की पोर्टेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया यहाँ पे कहीं पे भी की जा सकती है, कि इन केस अगर आप ए प्लेस पे थे एंड बी प्लेस पे ट्रांसफर हो गया तो वो अकाउंट ए से आप बी में भी जो है वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपाउंड किया जाता है ईयरली, क्रेडिट टू द अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाता है वापस उसी को रोटेशनल बेसिस पे। मैच्योरिटी जो है वो 21 साल की उम्र तक हो जाती है, तो अब जैसे ही बच्ची का बर्थ होता है तब से भी खोल सकते हैं इसे, ठीक है। 21 साल की उम्र तक ये मैच्योर होता है, तो अगर हम अमाउंट विड्रॉ भी करना चाहते हैं फॉर द एजुकेशन ऑल्सो, तो अप टू द एज ऑफ 18 आप 50% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। 21 साल की उम्र की जब वो लड़की होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो स्कीम है वो अब अकाउंट बेसिकली जब हम बात करते हैं जो स्कीम के अंडर हमारे पास अकाउंट है वो लड़की के नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड टैक्स बेनिफिट जो है पेरेंट्स को यहाँ पर मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, जो कि अब IT या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर यहाँ पे मिलता है। तो इन केस पेरेंट्स को टैक्स रिडक्शन भी चाहिए एंड बेटी को भी यहाँ पे फैमिली में बेटी भी है उनकी, तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग दे कैन ऑफर फॉर द गर्ल चाइल्ड एटलीस्ट, है ना। तो उससे उनको भी ये फायदा हो रहा है कि इनकम टैक्स रिडक्शन में यहाँ पे हेल्प मिल रही है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट गर्ल चाइल्ड का चाहिए, एंड आइडेंटिटी प्रूफ एंड रेजिडेंस प्रूफ एज पर द RBI KYC गाइडलाइंस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉर द गर्ल चाइल्ड। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।